अच्छा, ब्रांच जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कहाँ तक हुआ था देखो, उसमें हम लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांच का जो भी था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है, किस तरह से ये काम करता है, उसका अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से होगा वो सब सीखेंगे। तो ये देखो, लास्ट मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया था। डिपेंडेंट ब्रांच का 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। डिपेंडेंट ब्रांच में क्या क्या मेथड था बता सकते हो, याद है? ऐसे ही पूछ रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच का क्या क्या मेथड सीखा था हम लोगों ने? 3 मेथड से होता है, कंट्रोलिंग के ऊपर, अकाउंट्स के कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड करके डिपेंडेंट ब्रांच का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 3 तरीके से होता था, जो कि हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा। बताओ 3 मेथड क्या क्या था? इसमें स्टॉक एंड डेटर्स मेथड था, डेटर हम्म। मेथड था, हम्म। और एक तो, और और एक तो जो फाइनल अकाउंट्स मेथड होता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वाला। हाँ हाँ हाँ, वही वाला नाम याद नहीं आता पर मुझे हाँ। सम पता है। हाँ हाँ, तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वाला जिसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है, सबसे छोटा ब्रांच होता है, उसके बाद होता है स्टॉक एंड डेटर, फिर होता है डेटर मेथड। मतलब वो लाइन बाय लाइन नहीं, मतलब उसका जो कंट्रोलिंग है उसके ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। चलो, टॉपिक हमें याद रहेगा तो फिर इसका मतलब मैंने ठीक ही पढ़ाया है, तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में जिस दिन हम लोग फर्स्ट ब्रांच का क्लास किए थे तभी मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था। क्या बताया था, याद है तुम लोग को? इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब एक ऐसा ब्रांच जो डिपेंड नहीं है हेड ऑफिस के ऊपर। और डिपेंडेंसी ये किसके ऊपर, मतलब कौन से पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके कहा जा रहा है? अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब अगर ब्रांच खुद का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खुद ही कर पा रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर उसके लिए वो ब्रांच हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच काफी बड़ा होता है, मतलब ब्रांच तो है लेकिन ये स्मॉल ब्रांच नहीं है, बिग ब्रांच है, ठीक है। अब इसके पास इतना इस जगह पे ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाता है कि सेपरेट अकाउंटेंट को रख के उसका खर्चा निकाल के, मतलब अकाउंटेंट रखेंगे तो उन्हें सैलरी वगैरह देना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा सेल है तो सारा डेटा को अगर हेड ऑफिस में देंगे वो तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, इतना सारा डेटा हेड ऑफिस कैसे मेंटेन करेगा? तब हेड ऑफिस देखेगा कि अगर मेरा ब्रांच बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ही अच्छा काम कर रहा है और इसके पास इनकम इतना ज्यादा है कि यहाँ पर अगर एक अकाउंटेंट हम लोग अपॉइंट कर देते हैं तो इंडिपेंडेंटली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहीं पर हो जाएगा, जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है। बाकी अगर ये सारा ट्रीटमेंट हेड ऑफिस करने लगे तो वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन वहां भेजो, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बल्कि यहीं पर अगर कर लो तो बेटर है। तब इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट आता है, जहां पर हेड ऑफिस जो है कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ब्रांच को लेके नहीं करेगा, ये लोग अपना सारा का सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खुद ही करेंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग एंट्रीज का थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है, मतलब किस तरह से होना चाहिए वो हम लोग सीखेंगे, देखो। तो हम यहाँ पर एक एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे और हम बता देते हैं किस तरह से तुम लोग को ट्रीट करना है, तुम लोग मुझे आंसर बताओगे। ये हेड ऑफिस बुक्स है, ये ब्रांच बुक्स है, क्योंकि पहले हमें जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा क्योंकि इसका जर्नल एंट्री अलग होगा। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हम लोग कौन से ब्रांच के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो कि अपना खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद संभाल सकता है, ठीक है, मतलब काफी रेस्पॉन्सिबल है, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब बोला जा रहा है गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। क्या ट्रांजैक्शन है? गुड्स जो है वो हेड ऑफिस से ब्रांच में जा रहा है। अब ये हम लोग को मतलब अकाउंटिंग एंट्री ये करना है कि हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ब्रांच अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग माने जाएंगे। तो हेड ऑफिस बोलेगा अगर ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है इसे डेटर के तरह मानो, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो ब्रांच को डेटर के तरह मानेंगे, ठीक है। और जब कुछ सेंड करेंगे और जब इससे कुछ मिलेगा तो इसे क्रेडिटर की तरह मानेंगे, मतलब इसे बाहर
बाहर वाले के जैसा ट्रीट करेंगे। ये दोनों बेसिकली अलग अलग अपना ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम एक बता रहे हैं, तुम लोग देखो कंसेप्ट क्या है। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। तो हेड ऑफिस सोचेगा हम ब्रांच को भेजे या किसी डेटर को भेजे, मेरे लिए तो बात एक ही है, ठीक है। तो अगर डेटर को सेंड करेगा तो डेटर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच होना चाहिए था ना। गुड्स सेंड का एंट्री क्या होता है, जिसको सेंड करेंगे, ठीक है, उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट टू क्या हो जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो यहाँ पर ब्रांच को भेज रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच कौन है, डेटर की तरह ट्रीट होगा। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हो गया। अच्छा, ब्रांच भी इंडिपेंडेंट है। ब्रांच क्या बोलेगा, ब्रांच बोलेगा मुझे गुड्स मिल गया, तो वो गुड्स अकाउंट को डेबिट करेगा, वो बोलेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू। अब जैसे क्रेडिटर से खरीदता तो क्या लिखता, गुड्स रिसिप्ट की जगह परचेस लिखता, ठीक है। वो लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जब हम लोग बाहर वाले से खरीदते तब गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर तो नहीं लिखते ना, परचेस लिखते हैं। तो इसकी जगह लैंग्वेज परचेस होता है, परचेस टू क्रेडिटर होता है। अब क्रेडिटर कौन है, हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस इसे बोलेगा तुम मेरे ब्रांच नहीं, तुम मेरे डेटर हो, तो ब्रांच भी बोलेगा तो आप मेरे ओनर नहीं है, आप कौन है, आप मेरे क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर की तरह ही ट्रीट करेगा। तो टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब इस कंसेप्ट में हमें बाकी सारा एंट्रीज जो है वो समझना है। सेकेंड, गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, ये भी हम बताते हैं, सिमिलर है। इसके बाद से तुम लोग मुझे बताना। गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस गुड्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, बुक मत देखो, अगर किसी के पास बुक ओपन है तो मत देखो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, गुड्स अगर हेड ऑफिस रिटर्न कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा, टू ब्रांच हो जाएगा। जैसे डेटर रिटर्न करता है तो क्या हो जाता है, जब हम लोग सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेटर टू सेल्स, ऐसे करते हैं। अब सेल्स तो नहीं लिख सकते, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब जब रिटर्न करता है तो क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न कर देते हैं, सेल्स रिटर्न टू डेटर कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्स के जगह, सेल्स रिटर्न की जगह लिखेंगे गुड्स सेंट, या फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न कर दो, सेंट की जगह लिख दो, या फिर रिवर्स एंट्री डालोगे तो भी होगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसका पूरा रिवर्स कर दोगे तो भी होगा, पूरा रिवर्स कर दोगे तो भी होगा, या फिर इसे रिटर्न, यहाँ पर गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, ये रिटर्न के लिए है, जस्ट रिवर्स एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी रिवर्स एंट्री हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जा रहा है तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड, टू गुड्स रिसीव्ड, यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न लिख देते हैं ब्रैकेट में, रिटर्न। अच्छा, थर्ड, अब तुम लोग बताओगे, ब्रांच एक्सपेंसेस incurred at branch office। पहले किससे पूछे, जियाउल बताओ, फिर नील, फिर रौनक से पूछेंगे। जियाउल बताओ फर्स्ट कि ब्रांच एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच ऑफिस क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा, हाँ। एज ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, सो आई थिंक हेड ऑफिस में एंट्री नहीं होगा ये बात। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो हेड ऑफिस का खर्चा नहीं है, ये लोग दो अलग अलग है, एक दूसरे मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब दो इंडिविजुअल एंटिटी हो गया, तो फिर जिस एंटिटी में एक्सपेंस होगा उसी एंटिटी में एंट्री होना चाहिए। तो ब्रांच एक्सपेंसेस हुआ है और पेड इनकट एट ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस में ब्रांच का एक्सपेंस हुआ है, तो इससे हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका सही बता, एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा हाँ, ये अपना खर्चा पे करेगा, तो एक्सपेंसेस टू क्या टू लिखे, कैश। टू कैश या फिर बैंक लिख सकता है, टू कैश और बैंक, इसीलिए ऐसा एंट्री होगा। अच्छा, नेक्स्ट, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड फॉर बाय
हेड ऑफिस मतलब ब्रांच का एक्सपेंसेस है, ठीक है, पेड फॉर छोड़ो, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। নীল বলো, ব্রাঞ্চ এক্সপেন্সেস পেড বাই হেড অফিস, ব্রাঞ্চের এক্সপেন্স কিন্তু হেড অফিস পে করেছে, কি হবে? কি মনে হচ্ছে কি হওয়া উচিত? আমি এটা এইচডিতে, তো এইচডিতে এটা ঢুকবে, হ্যাঁ হবে। মানে এন্ট্রিটা হবে, হ্যাঁ তার তাহলে কারণ ওটা পে করছে অন বিহাফ অফ দ্য ব্যাংক। ব্রাঞ্চ অন বিহাফ অফ দ্য ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চ হ্যাঁ অফ তাহলে, ব্রাঞ্চ। হ্যাঁ তাহলে এন্ট্রি কি হবে? তাহলে হেড অফিসের কাছ থেকে টাকা চলে যাচ্ছে, हेड ऑफिस के पास से पैसा चला जाएगा। हाँ पहले वो ওটা তাহলে ভেবে, এইচওডি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ, না টু ক্যাশটা ঠিক বলেছো, হেড টু অফিস ব্রাঞ্চ, টু ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ ডেবিট হবে, ব্রাঞ্চ ডেবিট। হ্যাঁ হেড অফিসে হেড অফিস হবে না, এটা তো ইন দ্য বুকস অফ হেড অফিস, তাহলে হেড অফিসের বুকসে হেড অফিস কখনোই লেখা যায় না। আমরা অন্য পার্টি রেকর্ড করবো না, আমি বাড়িতে যে বুকস অফ অ্যাকাউন্টস মেনটেন করছি আমার কাস্টমারদের জন্য, সেখানে আমার নাম থাকবে না, আমার কাস্টমারদের নাম থাকবে। তো ये देखो यहाँ पर ब्रांच হ্যাঁ ম্যাম, है ना, यहाँ पर ब्रांच क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ब्रांच क्या है, डेटर की तरह है, तो डेटर का पैसा हम लोग पे कर रहे हैं, तो फिर डेटर से ले लेंगे ना बाद में, अभी पे कर दे रहे, डेटर से बाद में ले लेंगे। अच्छा अब बताओ ये ब्रांच क्या एंट्री करेगा? ब्रांच की बोलबे, ब्रांचेर की হবে? ব্রাঞ্চের তো ম্যাম এক্সপেন্স, ব্রাঞ্চে হলে তো এইচওডিটা তো আসবে, এক্সপেন্সেসটা তো আসবে। হ্যাঁ एक्सपेंसेस तो लिखते ही হবে, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हो रहा है, टू कैश नहीं होगा क्योंकि ये खुद तो नहीं पे कर रहा है ना, टू हेड ऑफिस হবে, टू, हाँ আচ্ছা, टू हेड ऑफिस, क्योंकि इसका खर्चा हुआ है, मतलब मान लो ना तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हारा पेमेंट कर दिया है, तो तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारा खर्चा है, लेकिन तुम्हें उसे देना पड़ेगा। सपोज तुम्हें एक बुक खरीदना था 200 रुपीज का, वो उसने पे कर दिया, ठीक है, तुम उसे बाद में दोगे, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, तुम उसे फ्रेंड का नाम लिखना पड़ेगा कि उसे देना पड़ेगा, उसी तरह से इसे डेटर क्रेडिटर की तरह ट्रीट करते चलना है हमें। तो ये देखो हेड ऑफिस के लिए इस केस में ब्रांच डेटर हो गया, और ब्रांच के लिए हेड ऑफिस क्रेडिटर हो गया, तो ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा फिफ्थ, परचेजेस मेड फ्रॉम पार्टीज अदर देन हेड ऑफिस बाय ब्रांच। रौनक बोलो। Purchases made from parties by head office other than branch. পারচেজেস টাইটেল, পারচেজেস মেড ফ্রম পার্টিজ, হ্যাঁ আদার দেন হেড অফিস বাই ব্রাঞ্চ, হ্যাঁ মানে ব্রাঞ্চ হচ্ছে পারচেজ করেছে অন্যান্য লোক থেকে, আদার দেন ব্রাঞ্চ, এই সরি আদার দেন হেড অফিস, হেড অফিসের থেকে পারচেজ করেনি। হ্যাঁ, তো আপনার নর্মাল এন্ট্রি যেটা হয় সেটা পারচেজ টু ক্যাশ হয়, তো সেটা কি বলে যদি কি বলে আদার দেন হেড অফিস বাই ব্রাঞ্চ। আচ্ছা, তো এখানে আমাদের পারচেজ অ্যাকাউন্টটা তো ডেবিট হবে, কিন্তু ওখানে ব্রাঞ্চ বা কি বলে হেড অফিসের জায়গা ওখানে ওটা বসবে ক্যাশের জায়গায়। হ্যাঁ এটা কার বুকসে, হেড অফিসের বুকসে কোনো এন্ট্রি হবে কি? हेड ऑफिस बुक से कोनो एंट्री होगा ना, कारण अदर देन हेड ऑफिस बोले छे। हाँ तो पहले ये करेंगे, हेड ऑफिस के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एंट्री होगा, कौन खरीदा है? ब्रांच खरीदा है, हाँ তাহলে কি এন্ট্রি হবে? এন্ট্রিটা परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट है। अब टू बैंक लिख सकते हैं अगर कैश परचेज है, या फिर क्रेडिटर लिख सकते हैं अगर क्रेडिट परचेज है, दोनों में से कोई भी एक। तो ये हो गया फिफ्थ नंबर। अच्छा सिक्स्थ, ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस ब्रांच, sales affected by the branch। जियाउल का टर्न है, बताओ जियाउल क्या होगा? सेल्स अफेक्टेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने सेल कर दिया है, ब्रांच ने सेल किया है, तो हेड ऑफिस में कुछ नहीं होगा, और उसमें होगा कैश या फिर डेटर्स टू बैंक। अगर कैश सेल हुआ तो कैश। कैश
टू हाँ सेल्स सेल्स है टू ना, टू सेल्स। टू सेल्स, ये हो गया। अच्छा ठीक हुआ है। 7th, कलेक्शन फ्रॉम डेटर रिसीव्ड डायरेक्टली বাই দ্য হেড অফিস। নীল বলো। বলছে কালেকশন ফ্রম ডেটার, ডেটারের থেকে টাকা পেয়েছে, রিসিভ ডাইরেক্টলি বাই দ্য হেড অফিস, মানে ম্যাম রিসিভ যখন করছে তাহলে তো এইচওডি তো হবেই। হ্যাঁ এইচওতে আসবে। রিসিভ করছে মানে অ্যাকচুয়ালি কালেকশন ফ্রম ডেটার রিসিভ ডাইরেক্টলি বাই দ্য হেড অফিস, এখানে অ্যাকচুয়ালি পুরো মানে সেন্টেন্সটা ঠিক করে লেখেনি, যাই হোক। তো এখানে এটা বলতে চাইছে কি ব্রাঞ্চের ডেটারের কালেকশনটা হেড অফিস করেছে, ঠিক আছে, ব্রাঞ্চ ডেটারে, ঠিক আছে। এখানে ব্রাঞ্চ ডেটার লিখে দিচ্ছি, ব্রাঞ্চ ডেটার কালেকশন ফ্রম ব্রাঞ্চ ডেটার রিসিভ ডাইরেক্টলি বাই দ্য হেড অফিস, হেড অফিসে গিয়ে জমা দিয়েছে ব্রাঞ্চের ডেটাররা টাকাটা, তাহলে কি হবে? তাহলে হেড অফিসে তো এন্ট্রি হবে, হেड ऑफिस से कैश আসছে, नहीं पहले ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट हाँ ब्रांच। हाँ कैश और बैंक, क्योंकि ये लोग पैसा दे रहा है, इन लोग को पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है? खुद का पैसा तो नहीं है, अगर खुद का होता तो टू সেল লিখ দেতা, নিজেদের তো নয় কি সেল করে পেয়েছি। এই টাকাটা রিসিভ ঠিকই করছে, কিন্তু দিতে কাকে হবে পরে? তুমি তোমার বন্ধুর টাকাটা নিয়েছো, ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চকে, তাহলে ব্রাঞ্চকে ক্রেডিটর করবো, লাইবিলিটি হয়ে গেল না, অন্যের টাকা রাখা লাইবিলিটি হয়ে যায়। तो देखो दूसरे का पैसा रखना लाइबिलिटी हो जाता है, पैसा तो ले लिया है, खुद का नहीं है, किसका है? ब्रांच का है, तो ब्रांच को वापस करना पड़ेगा। अच्छा ब्रांच की बोलबे, ব্রাঞ্চের কি হয়েছে? ব্রাঞ্চের কালেকশন হয়ে গেছে, ব্রাঞ্চ ডেটারকে তো ক্যান্সেল করবে না, আর হেড অফিস থেকে টাকাটা নিয়ে নেবে। হেড অফিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট এইচওডি अकाउंट डेबिट टू डेट টু, কি হবে? টু डेट ডেটার্স। ও নিজের बुक्स ऑफ अकाउंट से डेटरটাকে कैंसिल করে দেবে। देखो एक्चुअली देखो एकदम क्लियरली अगर समझोगे तो ऐसा हो सकता है कि ब्रांच को अगर डायरेक्टली ये जो डेटर है ना, वो अगर ब्रांच को ही पैसा दे देता तो ब्रांच क्या एंट्री करता? कैश टू डेटर, है ना, ब्रांच एंट्री करता कैश या बैंक टू डेटर। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि डेटर जो है वो हेड ऑफिस में चला गया, ठीक है, तो पैसा जहां आना चाहिए था वहां नहीं आया, आ गया हेड ऑफिस के पास। अब हेड ऑफिस को तो हेडेक है, क्योंकि ब्रांच अपना इंडिपेंडेंट है, तो हेड ऑफिस बोलेगा अच्छा ये पैसा मुझे ब्रांच को देना है, और ब्रांच बोलेगा मुझे हेड ऑफिस से वो पेमेंट मिल जाएगा, इसीलिए इसे डेटर बना दिया और ये इसे क्रेडिटर बना दिया। यस मैम। अच्छा चलो अब रौनक बताएगा। पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेज made by the branch। বলো রৌনক। হেড অফিসের অ্যাকাউন্টে হবে ব্রাঞ্চ টু ক্যাশ বা ব্যাংক, ब्रांच टू कैश और बैंक, হ্যাঁ। আর ওইখানে কি বলে ব্রাঞ্চে হবে পারচেজ টু হেড অফিস। परचेज टू हेड ऑफिस, हाँ ठीक है। देखो क्या बोला था, पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेज मेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने खरीदा था तो ब्रांच ने परचेज किया है, ठीक है। अब उसे वो अगर उधार में खरीदता तो उसे क्या करना चाहिए था? टू क्रेडिटर करना चाहिए था, बट एक्चुअली क्या हुआ है कि कैश में ही खरीदा है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कर रहा है हेड ऑफिस, पेमेंट कर रहा है तो कैश में खरीद रहा है, तो नॉर्मली होना चाहिए था परचेज टू कैश। अब परचेज टू कैश डायरेक्टली ना होके यहाँ पर ब्रांच से पैसा ले लेगा हेड ऑफिस, इसीलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट, और ये ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? हेड ऑफिस को बाद में पेमेंट कर देना पड़ेगा, जो अभी उसके बिहाफ में कर दिया है। 9th, परचेज ऑफ एसेट बाय ब्रांच। जियाउल बोलो। परचेज बाय एसेट बाय ब्रांच। परचेस हुआ एसेट ब्रांच, इसमें हेड ऑफिस में कुछ नहीं होगा और वहां हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एसेट टू बैंक, या फिर अगर क्रेडिट में खरीदा अगर है क्रेडिट में हुआ तो लायबिलिटी हो जाएगा, या फिर क्रेडिटर क्रेडिटर। टू क्रेडिटर। अच्छा फिर है
asset account maintained at head office and assets purchased by ব্রাঞ্চ। নীলের টার্ন এটা একটু টাফ আছে বলবো, ঠিক আছে চেষ্টা করো, আমি বলে দিচ্ছি নাহলে। एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस, एसेट परचेस्ड बाय ब्रांच। पहले इसका मतलब समझो, मतलब एसेट ब्रांच ने खरीदा है लेकिन उसका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है। वैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन लोगों में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि एसेट हम खरीद रहे हैं, लेकिन एसेट का जो भी वो डेप्रिसिएशन वगैरह जो मेंटेनेंस होता है ना, उसका हिसाब हेड ऑफिस रख रहा है। ये है पॉइंट। अब बताओ क्या होना चाहिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए? যখন মেনটেন করছে এইচওডি তখন ওখানে তো একটা অ্যাকাউন্ট হবেই ট্রানজাকশন, কিন্তু এখানে তো অ্যাসেট ব্রাঞ্চও কিনছে, পারচেজ করছে। হ্যাঁ, পারচেজ বাই ব্রাঞ্চ। তাহলে তো হ্যাঁ, তাহলে এখানে তো ওই মানে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেট তো হবেই। ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেট পারচেজ যেহেতু করছে, কোনটাতে করব? ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেট, তাহলে তো ওটা তো হেড অফিসে হয়ে যাবে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেট, কারণ ব্রাঞ্চটা তো হেড অফিসেই আমাকে লিখতে হবে না, ব্রাঞ্চ তো কিন্তু ব্রাঞ্চে। এইচওডি মেনটেন করছে অ্যাকাউন্ট, তাহলে এ দেখো মানে তুমি কি বললে বলো, একটু ঠিকই হয়েছে। এই কোন হেড অফিসেরটা বলছো তো? হ্যাঁ হেড অফিসটাই বল, ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেটস হবে। ব্রাঞ্চ টু অ্যাসেট হলে ভুলটা কি হচ্ছে দেখো, অ্যাসেট ডেবিট হলে কিনছি, অ্যাসেট ক্রেডিট হলে কিন্তু সেল করে দিচ্ছি, মানে অ্যাসেট আমার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস থেকে চলে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু টু অ্যাসেট হতে পারে না, তাই না? হোয়াট কামস ইন ডেবিট হোয়াট গোজ আউট ইজ ক্রেডিট, তো অ্যাসেটটা কিন্তু ক্রেডিট হবে না, যেহেতু অ্যাসেট ক্রেডিট কোথাও যদি করে দিই তার মানে কিন্তু অ্যাসেট আমার কমে যাচ্ছে, না হয় সেল হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো একটা, হয় ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে নয় সেল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু এইটা আমরা করতে পারবো না। अच्छा, एछाड़ा की होते पारे देखो, देखो कैसे हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखें ना तो हो जाएगा एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस एंड एसेट परचेस्ड बाय ब्रांच। तो ब्रांच ने एसेट परचेस किया है तो ब्रांच का पैसा गया होगा, हम लोग ये सोच सकते हैं ना, ब्रांच का पैसा गया होगा, या फिर ब्रांच ने क्रेडिट में खरीदा होगा, तो ये एंट्री तो ब्रांच में हो जाएगा टू बैंक और क्रेडिटर। मतलब ब्रांच फिक्स्ड एसेट जब खरीद रहा है तो उसका या तो पेमेंट गया होगा या तो लाइबिलिटी बढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो एसेट जो है वो एसेट किसके पास है? मतलब फिजिकली इसके पास है, देखो किसके पास है, मतलब फिजिकली किसके पास है? ब्रांच के पास। बट अगर मतलब अगर कॉपी में देखो, मतलब जो कहते हैं ना कागज किसके पास है, मतलब उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है? वो हेड ऑफिस कर रहा है, तो एंट्री हेड ऑफिस के बुक्स में होगा। तो ब्रांच एसेट अकाउंट, ये एसेट का अकाउंट इसके पास है, लेकिन ये एसेट इसका नहीं है, किसका है? ब्रांच का है। देखो मैंने अलग अलग कर दिया, यहाँ पर एसेट खरीदा है किसने? ब्रांच ने। अगर ऐसा इतना सब झमेला नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते? एसेट टू बैंक, किसके अकाउंट में लिख देते, या फिर क्रेडिटर, ये डायरेक्टली लिख देते हम लोग ब्रांच के अकाउंट में, क्योंकि ब्रांच ने एसेट खरीदा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है एसेट खरीद के यूज खुद कर रहा है, फिजिकली उसके पास है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस को मेंटेन करने के लिए कहा है, तो हेड ऑफिस बोलेगा मेरे पास ब्रांच का एसेट है लेकिन वो बुक्स में है, इसीलिए ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एसेट खरीदा है तो इसने पेमेंट दिखा दिया। अब देखो एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस एंड एसेट परचेस्ड बाय ब्रांच, तो ब्रांच ने परचेस कर लिया बट इसके पास एसेट नहीं है, इसको अगर एसेट का कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो ये हेड ऑफिस के पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, कुछ भी चाहिए तो हेड ऑफिस के पास जाएगा। और ये ब्रांच का एसेट मेंटेन कर रहा है लेकिन ब्रांच इसका नहीं है, किसका है? किसी और का है, तो ये इसके लिए लायबिलिटी है, किसका है? ब्रांच का है। तो ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो अगर तुम लोग एक चीज ध्यान से देखो कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ये देखो जितना भी ट्रांजैक्शन है उसमें क्या हो रहा है, हमारा हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच या तो डेबिट हो रहा है या तो ब्रांच क्रेडिट हो रहा है, और ब्रांच के बुक्स में देखोगे तो या तो हेड ऑफिस डेबिट होता है या तो हेड ऑफिस क्रेडिट होता है, बाकी जो ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से हो रहा है। कब होता है?
ब्रांच और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस तभी होता है जब इंटर ट्रांजैक्शन होता है, मतलब इन दोनों के अंदर। जैसे कि थर्ड वाला पॉइंट अगर एक बार देखो तुम लोग, ब्रांच एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ पर हेड ऑफिस के साथ कोई लिंक नहीं है, तो फिर एक ही जगह पे एंट्री होगा। एक ही जगह पे एंट्री होगा तो वहां पर कभी भी ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस नहीं आएगा, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। फिर देखो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, फिर से इंटर ट्रांजैक्शन, यानी हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच आएगा, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस आएगा, किसी भी कंसेप्ट में आएगा ही आएगा। अब देखो परचेस मेड फ्रॉम पार्टीज अदर देन हेड ऑफिस बाय ब्रांच, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हेड ऑफिस ब्रांच ने क्या किया है, परचेस किया है, लेकिन हेड ऑफिस से नहीं किया है, तो इंटर ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सिर्फ ब्रांच के बुक्स में एंट्री हुआ है। ये देखो नॉर्मल जो परचेज एंट्री होता है। फिर अगर यहाँ पर तुम लोग देखो तो जहां भी इंटर ट्रांजैक्शन, जैसे देखो ये इंटर ट्रांजैक्शन नहीं था, सेल किया है किसने, ब्रांच ने, तो बस नॉर्मल सेल कर दिया। फिर देखो इंटर ट्रांजैक्शन की ब्रांच का डेटर चला गया हेड ऑफिस में पेमेंट करने, तो अगर ब्रांच में ही डायरेक्टली कर देता तो कैश टू डेटर हो जाता, नहीं किया तो कैश डेटर इधर कैंसिल हुआ, इसको पैसा मिला, ये डेटर कैंसिल किया, हेड ऑफिस ने उसे इन्फॉर्म कर दिया पैसा मिल गया है तो डेटर को क्लोज करो, तो ये पैसा रिसीव कर लिया, ये डेटर को क्लोज कर दिया। बट गड़बड़ क्या हो गया, डेटर इसका था और ये इसको पैसा लेना नहीं चाहिए था, मतलब ले नहीं सकता है, बट अभी देखो बिजनेस को फैलाने के लिए ये सब सुविधा देना पड़ता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे मेंटेन कर लेंगे। तो ये देखो अल्टीमेटली क्या हो गया, हेड ऑफिस को डेबिट करना पड़ा और ब्रांच को क्रेडिट करना पड़ा, तो हेड ऑफिस इधर डेबिट और इधर ब्रांच, तो देखो फिर से सेम, हेड ऑफिस में ब्रांच क्रेडिट और ब्रांच में हेड ऑफिस डेबिट, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ब्रांच में या तो हेड ऑफिस डेबिट होगा या तो हेड ऑफिस क्रेडिट होगा जब भी इंटर ट्रांजैक्शन होगा, और उसके साथ बाकी ट्रांजैक्शन को हमें रिलेट करते जानना है। सिमिलरली यहाँ पर देखो जैसे ही एसेट खरीदा गया तो एसेट किसके बुक्स में आ गया, क्योंकि हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस के बुक्स में एसेट आ गया, पेमेंट कौन किया, ब्रांच किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखो कैसे एंट्री याद रख सकते हो, एक ट्रिक भी बता सकते हैं, ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस तो लिखेगा नहीं, ब्रांच अपने बुक्स में ब्रांच तो लिखेगा नहीं, तो अगर क्रेडिट टर्म मिल गया है तो हेड ऑफिस डेबिट होगा, समझ रहे हो। और ये देखो हेड ऑफिस अपने बुक्स में हेड ऑफिस तो नहीं लिखेगा, तो अगर ब्रांच एसेट लिख चुके हो तो फिर यहाँ पर टू ब्रांच होगा, टू क्या होगा, ब्रांच होगा, क्योंकि इंटर ट्रांजैक्शन है। तो अब ये वाला कंसेप्ट के साथ भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस ट्रिक के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं तुम लोग को मेरा बात समझ में आया कि नहीं। अब रौनक से पूछेंगे, डेप्रिसिएशन व्हेन asset account is maintained by head office, बोलो रौनक। डेप्रिसिएशन व्हेन एसेट अकाउंट इज मेंटेन बाय हेड ऑफिस, मतलब इसी से रिलेटेड है, एसेट अकाउंट जो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा था, अब एसेट है तो डेप्रिसिएशन तो होगा ही, तो डेप्रिसिएशन हुआ है, अब बताओ क्या एंट्री होना चाहिए, branch account debit to branch asset depreciation account। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट, हाँ देखो डेप्रिसिएशन सही बताओ, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कौन कर रहा है बताओ, किसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हेड ऑफिस के पास, तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा, मतलब नॉर्मली पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन ये पता होना चाहिए हमें, एसेट डेप्रिसिएशन टू एसेट ये हमें पता होना चाहिए, ये डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एसेट किसी का है, डेप्रिसिएशन किसी और को चार्ज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ब्रांच, ये इसके पास ब्रांच का एसेट है, तो ब्रांच का एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कौन हिसाब रख रहा है, हेड ऑफिस, तो ये बोलेगा ब्रांच एसेट, जैसे ब्रांच एसेट कम हो जाएगा ना तो ब्रांच एसेट, और ये हेड ऑफ ब्रांच क्या बोलेगा, मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, लेकिन मेरे पास तो एसेट नहीं है, हम एसेट चार्ज नहीं कर सकते, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, अब ब्रांच अपने बुक्स में तो ब्रांच लिख नहीं सकता है, तो क्या लिखे, हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस अपने बुक्स में तो हेड ऑफिस लिख नहीं सकता है, तो क्या लिखेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा टू हेड ऑफिस। देखो नेट एंट्री वही हो गया, नेट एंट्री क्या हो गया, डेप्रिसिएशन टू ब्रांच एसेट, ब्रांच एसेट का डेप्रिसिएशन हो गया जो होना चाहिए था, डेप्रिसिएशन टू एसेट या फिर ब्रांच एसेट, क्योंकि ब्रांच का है तो ब्रांच एसेट, इस तरह से तुम लोग सिमिलैरिटीज रख के कर सकते हो, ये बेस्ट वे होगा, तुम लोग गलत बिल्कुल नहीं करोगे अगर इस तरह से सोच के करोगे तो।
अच्छा नेक्स्ट 11 12 अच्छा 12 रेमिटेंस ऑफ फंड्स रेमिटेंस of funds by head office to branch ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा मैंने ऊपर लिखा नहीं, जियाउल बताओ ये ट्रांजैक्शन हेड यस ऑफ मैम, हेड ऑफिस दे रहा है मनी तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा हेड ऑफिस के इसमें, और वो रिसीव कर रहा है तो उसका हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही बोले हो। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अच्छा हेड ऑफिस फंड जो है वो ब्रांच को दे दे रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को फंड दे रहा है तो इसके पास से पैसा चला जाएगा टू बैंक, ठीक है। और इसके पास पैसा आ जाएगा, देखो सिंपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, पैसा आ गया ब्रांच के पास, पैसा आ जाएगा क्योंकि हेड ऑफिस दे रहा है, हेड ऑफिस के पास से पैसा चला जाएगा। अब क्रेडिट, अब इंटर ट्रांजैक्शन है तो जरूर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच आएगा, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस आएगा। अब सिंपल अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हेड ऑफिस अकाउंट सॉरी ब्रांच अकाउंट डेबिट, गलत लिख देते थे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और ब्रांच के बुक्स में 2 हेड ऑफिस रेमिट कर दिया, ठीक है। तो डेटर बना के रखा था ना, जितना पैसा मिलना चाहिए था तो कैंसिल होके क्रेडिट हो गया, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ अगर समझे। और हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस को देना था उसको पैसा, वो दे दे रहा है तो फिर ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अभी तक क्रेडिटर बना के रखा था कैंसिल कर देगा। अच्छा नील बोलो एक बार, रेमिटेंस ऑफ फंड्स टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, उल्टा है, ठीक है, ऑपोजिट है इसका, कि रेमिट हुआ है, रेमिटेंस ऑफ फंड्स टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में फंड रेमिट हो रहा है तो फंड किसके पास आ रहा है, हेड ऑफिस के पास। ফান্ড মানে এইচওডির কাছে আসছে, হ্যাঁ ব্রাঞ্চ তাহলে থেকে ওটা ডিউল, তাহলে হুম, ব্যাংক এর অ্যাকাউন্ট এর মানে এইচওডিতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট, আর ব্রাঞ্চে হবে এইচওডি টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। হ্যাঁ हेड ऑफिस टू बैंक, इसके पास से चला जाए, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट ब्रांच, रौनक बोलो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट ब्रांच, अलग अलग ब्रांच के अंदर गुड्स का जो है ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, Transfer of goods between different branch. একটু অন্যরকম, এটা ট্রান্সফার হচ্ছে গুডস বিটুইন ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ, দুটো আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চের মধ্যে গুডস ট্রান্সফার হচ্ছে। তো ডেবিট, হ্যাঁ বলো। হেড অফিসে তো কিছু আসবে না তাহলে। ना हेड ऑफिस में नॉर्मली देखो ऐसा लग रहा है कि हेड ऑफिस में कुछ नहीं आएगा, लेकिन हेड ऑफिस में आएगा इसीलिए क्योंकि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में तभी ट्रांसफर हो सकता है अगर हेड ऑफिस कहे तो, ठीक है। तो वो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के थ्रू से ही होता है। तो यहाँ पर एक एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पर एंट्री क्या होगा, जो ब्रांच रिसीव कर रहा है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसी तरह से हेड ऑफिस क्या करेगा, एक अकाउंट्स मेंटेन करेगा, जहां पर अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो हेड ऑफिस वो मेंटेन करेगा, तो वो लिखेगा रिसिपेंट ब्रांच टू सप्लाइंग ब्रांच, ये लिखना पड़ेगा उसे, टू सप्लाइंग ब्रांच, ये एक स्पेशल केस हो गया। अच्छा और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, नो आइडिया। अच्छा यहाँ पर देखो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है ना, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर लेकिन उल्टा होगा। तो अगर देखो सप्लाई हो रहा है, क्या बोला है यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट ब्रांच, तो यहाँ पर एंट्री होगा, एक बार लिखते हैं, सप्लाइंग
branch to goods received from हेड ऑफिस। अच्छा, और उसके बाद गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। अच्छा देखो, अगर हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है, सुनो ये वाला पॉइंट होगा, अगर हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है तो ब्रांच कहेगा कि मुझे नहीं पता हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मुझे हेड ऑफिस कहा है तो हम हेड ऑफिस को क्रेडिटर बनाएंगे। ठीक है, हम हेड ऑफिस को क्रेडिटर बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई एक कस्टमर है, कस्टमर ए है और कस्टमर और जो सेलर है वो बी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो या फिर ब्रांच से ही समझ लेते, कस्टमर क्यों, ब्रांच से ही समझ लेते। एक मान लो ब्रांच है रांची में, ठीक है, और एक मान लो है ओडिशा में। ठीक है, तो हेड ऑफिस है मान लो कोलकाता। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो रांची ब्रांच को कोलकाता ब्रांच ने बोला है कि तुम उड़ीसा ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करो। ठीक है, तो रांची ब्रांच बोलेगा अब मुझे नहीं पता कौन उड़ीसा ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जब ब्रांच के साथ ब्रांच का ट्रांजैक्शन होता है इंडिपेंडेंट में, तो ब्रांच एक दूसरे को नहीं जानेंगे, वो क्या करेंगे, वो हेड ऑफिस के थ्रू से काम करेंगे। ठीक है, तो देखो जहां से गुड्स चला जाएगा वो तो क्या करेगा, गुड्स उसका चला जाएगा। ठीक है, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम क्या करेगा, हेड ऑफिस। ठीक है, और टू हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस को क्रेडिटर बनाएगा, जब गुड्स ट्रांसफर करेगा तो उसका स्टॉक कम हो जाएगा, यानी क्रेडिटर। जैसे कि अगर हम लोग सेल करते हैं तो सेल करने से क्या करेंगे, डेटर टू सेल, और परचेज करने से क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है। तो जब इंटरनल ट्रांसफर होगा तो हेड ऑफिस को क्या बनाया जाएगा, क्रेडिटर बना देगा। कौन बनाएगा, रांची ब्रांच, कि हम बाद में हेड ऑफिस से ये वाला जो है रिकवरी करेंगे। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या किया है, सप्लाइंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा, ये क्या है, सप्लाइंग ब्रांच अकाउंट डेबिट, सप्लाइंग ब्रांच जो है उसे डेबिट किया है, मतलब रांची ब्रांच को हमें करना है डेबिट। अच्छा, रांची ब्रांच को डेबिट करना है टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब ये कौन करेगा, ये ओडिशा ब्रांच करेगा। ठीक है, देखो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो फिर से एक बार यहाँ पर कोशिश करते एक बार समझाने का, ये रहा रांची और ये रहा ओडिशा। जैसे कि मैंने कहा कि कोलकाता ब्रांच ने रांची ब्रांच को कहा है कि तुम ओडिशा ब्रांच को भेजो, तो ये भी अपने बुक्स में एंट्री करेगा, ये भी करेगा, एज वेल एज हेड ऑफिस भी करेगा। ठीक है, इस तरह से होगा, तीन जगह पे एंट्री होगा, इसलिए ब्रांच में दो एंट्री है, एक सप्लाइंग ब्रांच है, एक रिसीविंग ब्रांच है, और एक इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है, हेड ऑफिस है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है, हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस ने बोला है रांची ब्रांच को ओडिशा ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो रांची ब्रांच को ओडिशा ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए बोला है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस बोलेगा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है। ठीक है, तो कहां से कहां जा रहा है, जा रहा है रांची से ओडिशा, तो R2O। ठीक है, R2O। अब हेड ऑफिस का एंट्री मिलाओ, रिसिपेंट ब्रांच टू सप्लाइंग ब्रांच, अच्छा मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, रिसिपेंट ब्रांच टू सप्लाइंग ब्रांच। अच्छा, तो ओडिशा टू रांची होगा। ठीक है, ओडिशा टू रांची, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बिकॉज रांची ब्रांच भेज रहा है कौन से ब्रांच को, ओडिशा ब्रांच को, तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर के कंसेप्ट में। डेबिट द रिसीवर, ओडिशा ब्रांच रिसीव कर रहा है, और सेंड गिवर कौन है, रांची ब्रांच, इसीलिए रिसिपेंट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सप्लाइंग ब्रांच, ये कौन करेगा, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस यहाँ पर कंसेप्ट लगाएगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अच्छा अब जो ओडिशा ब्रांच है वो क्या करेगा, ओडिशा ब्रांच क्या डेबिट करेगा, रांची ब्रांच को, रांची ब्रांच से आ रहा है। ठीक है, रांची ब्रांच अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर करेगा टू हेड ऑफिस। ठीक है, टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये देखो टू हेड ऑफिस, टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। और रांची ब्रांच क्या करेगा, रांची ब्रांच करेगा, ओडिशा ब्रांच को क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, सप्लाइंग ब्रांच, सप्लाइंग ब्रांच टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस लिखा है।
अच्छा, यहाँ पर मुझे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये तो ठीक है, ये वाला सही है। यहाँ पर एक मिनट, सप्लाइंग ब्रांच, तो सप्लाइंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और एक जन का रिसीव होगा, एक जन का चला जाएगा। अच्छा, एक जन का रिसीव होगा, ये रिसीव कर रहा है तो टू हेड ऑफिस, और ये सप्लाई कर रहा है, रांची ब्रांच भेज रहा है, तो रांची को डेबिट करना चाहिए, इससे पैसा मिलेगा रांची। एक मिनट, अच्छा, जो सप्लाई करेगा उसका तो स्टॉक चला जाएगा, जो सप्लाई करेगा उसका स्टॉक चला जाएगा, तो डेबिट, स्टॉक डेबिट होने से बढ़ेगा, चले जाने से क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका होना चाहिए टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पर लैंग्वेज गलत लिखा है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा। अच्छा, और यहाँ पर होना चाहिए हेड ऑफिस, और ये उसका रिवर्स एंट्री करेगा, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज गलत है, ठीक कर देते हैं। अच्छा, ये एंट्री करेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच टू हेड ऑफिस, इस तरह से होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस टू ये होगा सप्लाइंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, सप्लाइंग ब्रांच, नहीं, ये हेड ऑफिस होगा। ये हेड ऑफिस होगा। अच्छा, देखो फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि रांची ब्रांच ओडिशा ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है, तो सिंपल हम लोग को इतना ही करना है कि एक के ब्रांच से स्टॉक चला जाएगा और एक के ब्रांच में स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। एक के पास से स्टॉक चला जाएगा, एक के पास स्टॉक आएगा, तो हम लोग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी क्रेडिट कर सकते हैं। रांची ब्रांच से स्टॉक चला जा रहा है तो रांची ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा, तो क्रेडिट करेंगे, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओडिशा ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि इसके पास स्टॉक आ रहा है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, मतलब इसका गुड्स डेबिट होगा, इसका गुड्स क्रेडिट होगा, बट ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का एंट्री नहीं करेंगे। रांची ब्रांच हेड ऑफिस को जानता है और उड़ीसा ब्रांच भी हेड ऑफिस को जानता है, ये लोग कॉमनली हेड ऑफिस को जानते हैं, इसीलिए रूल्स ये है कि रांची ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट करेगा क्योंकि ये गुड्स भेज रहा है तो इसका इनकम होना चाहिए। किससे पैसा रिकवर करेगा? हेड ऑफिस से पैसा रिकवर करेगा। और ओडिशा ब्रांच किसको पेमेंट करेगा? हेड ऑफिस को पेमेंट करेगा। और हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस एंट्री करेगा कि कौन से ब्रांच में कौन से ब्रांच में आ रहा है, कौन से ब्रांच से जा रहा है। डेबिट द रिसीवर यानी ओडिशा टू रांची, इस कंसेप्ट में होगा। यहाँ पर ये वाला चीज गलत दिया हुआ था बुक में, ये हो जाएगा कंसेप्ट ओडिशा टू रांची, ठीक है। आगे एग्जाम्पल है, जब करोगे तो देखना। तो थोड़ा सा ये इस तरह से समझना पड़ेगा हमें, जैसे मैंने कहा। आई होप कि अब क्लियर है, बाकी क्वेश्चन के साथ और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर गलत था बुक में, ठीक कर लो। अच्छा ये, ओ अच्छा इसमें बचा हुआ है क्या? 14th 15, अच्छा 15th नंबर, चार्जिंग द ब्रांच सर्विस, चार्जिंग द ब्रांच सर्विस चार्जेस बाय हेड ऑफिस। कौन बताएगा? रौनक का था वो वाला। अच्छा रौनक की बोलो, ওটা একটু কঠিন ছিল, ওটা তো হলো না। রৌনক, হ্যাঁ দিদি, আমি বল। মিউট না ও আচ্ছা, মিউট না করেই বলে ফেলছিলে, ঠিক আছে। চার্জিং দ্য ব্রাঞ্চ, চার্জেস বাই হেড অফিস, তো ব্রাঞ্চের যে সার্ভিসের জন্য ওটা হেড অফিস দিচ্ছে,
তো হেড অফিসের তো যেরকম এই এক্সপেন্সেস এর এন্ট্রিটা হয়েছিল ওরকমই হয়ে যাবে। তো কি হবে? চার্জিং দ্য ব্রাঞ্চ সার্ভিস চার্জেস বাই হেড অফিস। তো ব্রাঞ্চ সার্ভিস চার্জেস এসে যাবে টু ক্যাশ, ওটা হতো। তো এটা এখানে হয়ে যাবে হেড অফিসের বুকসে কি বলে তোমার কি বলে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ। ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ। আচ্ছা, আর এখানে হচ্ছে আহ, আহ, যে যে এই যে এখানে হয়ে যাবে এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট डेबिट टू हेड ऑफिस। एक्सपेंस टू हेड ऑफिस। अच्छा, तो ठीक ही है। एक्सपेंस किसका है? ब्रांच का है, लेकिन चार्जिंग द ब्रांच सर्विस चार्ज बाय हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस ने चार्ज किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रांच एक्सपेंस इसका है, लेकिन इसे बाद में हेड ऑफिस को देना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। और ये क्या हो जाएगा? ब्रांच एक्सपेंस, एक्सपेंस और कैश होगा तो कैश, या फिर सर्विस चार्ज भी हो सकता है अगर क्रेडिट में हुआ तो सर्विस चार्ज। अच्छा, 16th कैश इन ट्रांजिट। अच्छा, ट्रांजिट का हम बता देते हैं कैसे होगा। देखो, ट्रांजिट का एंट्री इस तरह से होगा। कैश जो भेजा गया है वो ट्रांजिट में ही है, मतलब नहीं पहुंचा है, तो क्या एंट्री होगा? तो एंट्री होगा कैश इन ट्रांजिट जो है वो हेड ऑफिस के पास अगर आता है तो हेड ऑफिस कैश को डेबिट करेगा। अगर कैश आ जाता तो डायरेक्ट कैश डेबिट, लेकिन इन ट्रांजिट में है तो कैश इन ट्रांजिट डेबिट। अब कैश अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब उससे मिलने वाला था, तो वो अभी तक डेबिट था, मतलब किससे मिलने वाला था? ब्रांच से, तो ब्रांच को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है। और अगर मान लो कैश इन ट्रांजिट इसके केस में हो रहा है तो हेड ब्रांच के केस में तो क्या हो जाएगा? कैश इन ट्रांजिट, ये भी करेगा कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस। ऑब्वियसली हेड ऑफिस से मिलने वाला था, अब ये मिल गया तो उसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मिल गया तो उसे कैंसिल कर देंगे। गुड्स इन ट्रांजिट सेम एंट्री हो जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट भी सेम एंट्री हो जाएगा, बस कैश इन ट्रांजिट की जगह GIT लिख देते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। ठीक है, ब्रांच क्यों हो रहा है? क्योंकि गुड्स जो है वो किसने भेजा है? वो ब्रांच ने भेजा है। ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट। अब जैसे क्रेडिटर परचेज टू क्रेडिटर होता है, उसी तरह से ब्रांच को क्रेडिट करेंगे, और ये अगर हेड ऑफिस से आ रहा है तो गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच एंट्री करेगा हेड ऑफिस। तो सारा ठीक है, बस ये जो ट्रांजैक्शन था इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हमारा, लेकिन मैंने कोशिश किया इसे क्लियर करने का। अब देखो, क्वेश्चन मिलेगा तो तुम लोग को पता चलेगा कि वो बुक्स में गलत लिखा हुआ था। अच्छा, ये देखो আমি फर्स्ट বলছি ট্রানজিট মানে কি? ট্রানজিট মানে হচ্ছে যেটা পৌঁছায়নি, মানে মিডিলেই আছে, ট্রান্সপোর্টেই রয়েছে। মানে ধরো আমি এখান থেকে কিছু পাঠাচ্ছি, সেটা কুরিয়ারে হতে পারে, ট্রেন, বাস, যে কোনো ট্রান্সপোর্টেশনে আছে, না তো রিসিভার পার্টির কাছে আছে, না তো মানে গিভার পার্টির কাছে আছে, ওটা মিডিলে আছে, সেটাকে বলে ইন ট্রানজিট। মানে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু টাকাটা ইন ট্রানজিটে আছে, যার কাছে যাওয়ার তার কাছেও যায়নি, আর যার কাছ থেকে বেরোবার চলে গেছে কিন্তু রাস্তাতে আছে, সেটাকে বলে ক্যাশ ইন ট্রানজিট। ইন ওয়ে, ইন দ্য ওয়ে, ইন দ্য ওয়ে যদি হয় তাহলে গুডস হোক ক্যাশ হোক তাহলে ওটাকে বলে ইন ट्रांजिट। अच्छा, अब देखो जो क्वेश्चन है इससे क्लियर हो जाएगा जिसमें हमारा कंफ्यूजन हुआ था। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, दिल्ली ब्रांच एंड आगरा ब्रांच। तीनों के बुक्स में हमें एंट्री करना है। ठीक है, तो पहले 3 कॉलम बना लेते हैं। हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री करना है। अच्छा, हेड ऑफिस और दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच और क्या है, आगरा, आगरा ब्रांच। अच्छा, अब देखो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट वही वाला एंट्री है जिसमें हमारा कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो बोल रहा है देखो, गुड्स वर्थ 50,000 वेयर सप्लाइड बाय दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच। मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स सप्लाई हो रहा है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ
हेड ऑफिस। ये अगर नहीं भी बोलेगा तो हम लोग यही मानेंगे कि हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन में ही जो है गुड्स एक जगह से, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट है, ब्रांच एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो हेड ऑफिस के थ्रू से काम करेंगे। ठीक है, तो बताओ हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि हेड ऑफिस अपना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के कंसेप्ट में चलेगा। तो बताओ यहाँ पर रिसीवर ब्रांच कौन सा है और गिवर ब्रांच आगरा। कौन सा है। अच्छा, रिसीवर ब्रांच आगरा आगरा है। रिसीव कर रहा है, आगरा टू दिल्ली। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा आगरा टू दिल्ली ब्रांच, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अच्छा, इसमें अमाउंट है 50,000, हम 50K लिख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नहीं तो ठीक है 50K ही लिखते हैं, आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। तो अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट वही वाला ट्रांजैक्शन हमें एक बार आगरा ब्रांच में लिखना है और दिल्ली ब्रांच में। अब ट्रांसफर कौन किसको कर रहा है, अरे ये देखो यहीं से पता चल जाएगा। आगरा रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो आगरा के पास स्टॉक आ रहा है और दिल्ली सेंड कर रहा है क्रेडिट द गिवर, तो दिल्ली के पास से स्टॉक चला जा रहा है। तो स्टॉक डेबिट होने से आता है, स्टॉक चले जाने से क्रेडिट हो जाता है। तो बताओ क्या लिखे, स्टॉक किसका आ रहा है और किसका जा रहा है, पहले उसी हिसाब से एंट्री लिखेंगे। किसके पास स्टॉक आ रहा है, हम आगरा स्टॉक को तो सप्लाई किया है दिल्ली ब्रांच, तो दिल्ली ब्रांच के डेबिट में हेड ऑफिस होगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। दिल्ली ब्रांच से स्टॉक जा रहा है, ठीक है, दिल्ली ब्रांच से स्टॉक जा रहा है, तो ये लिखेगा पहले इस तरह से, टू गुड्स सेंट, लैंग्वेज ऐसे लिख देना चाहिए, टू ब्रांच या फिर आगरा ब्रांच, आगरा आगरा लिख देते। ठीक है, तुम लोग ब्रांच भी लिख देना उसके साथ साथ, काम करते से हटा के लिखते तो हो जाएगा, टू आगरा ब्रांच। और यहाँ पर आगरा। अच्छा, अब आगरा ब्रांच में क्या हो रहा है, आगरा ब्रांच में स्टॉक आ रहा है तो उसका गुड्स डेबिट होगा, तो वो क्या लिखेगा, गुड्स, ये एक्चुअली यहाँ पर लैंग्वेज सेंड टू लिख देते हैं, लेकिन गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली लिखने से बेटर होता है, तो तुम लोग गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, अब टू किसे करेगा, जैसे कि मैंने कहा कि हेड ऑफिस के थ्रू से हो रहा है, तो इसका डेबिट पोर्शन खाली है तो ये हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, इसका क्रेडिट खाली है तो ये हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये हो रहा है कि दिल्ली गुड्स तो भेज रहा है, अब पेमेंट किससे लेगा, हेड ऑफिस से लेगा, क्योंकि हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। आगरा गुड्स तो रिसीव कर रहा है, अब पेमेंट किसको करेगा, खरीदा है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो हेड ऑफिस को करेगा। और हेड ऑफिस क्या करेगा, इसका पेमेंट इसको दे देगा और इसका पेमेंट इसको, मतलब इसका इस एक से पेमेंट ले लेगा, ठीक है, आगरा से पेमेंट लेके दिल्ली को पेमेंट दे देगा, तब इसका रिवर्स एंट्री डाल देगा, तब इसका रिवर्स एंट्री डाल देगा। फिलहाल ये करके रखा है कि आगरा ब्रांच को, आगरा ब्रांच से 50,000 लेंगे और दिल्ली ब्रांच को 50,000 दे देंगे, क्योंकि इनके थ्रू से हुआ है, हेड ऑफिस के थ्रू से, तो फिर हेड ऑफिस को तो समझना पड़ेगा कि कौन डेटर बन रहा है और कौन क्रेडिटर। आगरा से पैसा ले लेगा और दिल्ली को दे देगा, इसीलिए इसके बुक्स में आगरा डेटर है और दिल्ली ब्रांच जो है वो क्रेडिटर है, ठीक है, वो क्रेडिटर है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, दिल्ली ब्रांच, देखो क्या बोला है, दिल्ली ब्रांच ड्रॉज ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 40,000 किसके ऊपर, ऑन आगरा ब्रांच विच सेंड्स इट्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का सेंड करने का मतलब होता है जब बिल्स ड्रॉ होता है तो बिल्स को खुद से साइन करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्स ड्रॉ कौन करता है, जो सेल करेगा, बिल्स रिसीव कौन करता है, जो परचेस करता है। अब प्रूफ तो होना चाहिए ना कि हाँ तुमने परचेस किया है, तो उसे साइन करके वापस
जो सेलर है उसको दे देना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। हाँ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें जो भी टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है कि इतने दिन बाद पैसा देना है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि विच सेंड्स इट्स एक्सेप्टेंस, मतलब आगरा ब्रांच ने साइन वाइन करके बिल्स रिसीवेबल उसे वापस कर दिया। वापस कर दिया मतलब ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल आगरा ब्रांच के पास रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि जो सेल किया है ना उसी के पास रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगरा ब्रांच, ये तो खैर ब्रांच है, ब्रांच के केस में ऐसा नहीं होगा, हेड ऑफिस तो रहेगा ही, ब्रांच धोखा नहीं दे सकता है नॉर्मली। लेकिन बिल्स रिसीवेबल का कंसेप्ट यही होता है कि जो ड्रॉयर होता है उसी के पास बिल्स रहना चाहिए, क्योंकि ड्रॉयर जो है वही सेलर है, और जो ड्रॉई है मतलब जिसके ऊपर बिल्स ड्रॉ होता है वो परचेजर होता है। परचेजर बिल रख के क्या करेगा, लेके भाग गया तो फिर पेमेंट कैसे मिलेगा, प्रूफ कैसे होगा कि हाँ उसने एक्सेप्ट किया था, इसलिए हमेशा बिल्स रिसीवेबल ड्रॉयर के पास रहता है, ठीक है, यानी जो सेलर है। अच्छा, अब हमारा बिल्स का कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया। अब बताओ कि इसका एंट्री क्या होगा। दिल्ली ब्रांच ने बिल्स ड्रॉ किया है आगरा ब्रांच पे, तो पहला है कि दिल्ली ब्रांच ने बिल्स ड्रॉ किया है आगरा ब्रांच में, तो बताओ दिल्ली ब्रांच के पास क्या रहेगा। हम लोग हेड ऑफिस में बाद में आते हैं, तभी हम लोग आराम से सीख पाएंगे। बताओ, दिल्ली बिल्स रिसीवेबल, तो दिल्ली ब्रांच के पास रहेगा बिल्स रिसीवेबल, और हमें पता है बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा बताओ, आगरा ब्रांच के पास क्या आ जाएगा, अगर एक बिल्स पेबल, अगर इसके पास बिल्स रिसीवेबल है टू बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, ठीक है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, तो डेबिट किसको करेगा। ये लोग तो सारा का सारा काम हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन में कर रहा है, बस ये हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा और ये हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। और ऐसे भी देखो बिल्स ड्रॉ का एंट्री क्या होता है, देखो पहले होता है डेटर टू सेल, क्रेडिट सेल होता है तभी बिल ड्रॉ होता है, डेटर टू सेल, फिर क्या होता है बीआर टू डेटर, बीआर टू डेटर, वही हो गया, ठीक है। हेड ऑफिस को डेटर बनाया था ना, डेटर को कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर क्या होता है परचेज टू क्रेडिटर, ये देखो परचेज टू क्रेडिटर, फिर क्या हो जाएगा क्रेडिटर टू बीपी, वही कंसेप्ट में हो रहा है, सेम बिल्स का जो कंसेप्ट है वही, बस यहाँ पर नाम अलग अलग होगा, क्योंकि ये तो ब्रांच और हेड ऑफिस वाला बात हो गया। 50,000 और नहीं 40,000 का बिल्स ड्रॉ किया था, 40,000 40। अच्छा, अब बताओ हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस क्या एंट्री कर सकता है, क्या लग रहा है। हेड ऑफिस वही है, दिल्ली ब्रांच को डेबिट कर देगा टू आगरा, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा 40,000, ठीक है। दिल्ली टू आगरा ये क्यों करेगा, क्योंकि दिल्ली ब्रांच बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो बिल्स किसके पास रहेगा, जो ड्रॉ करता है, तो डेबिट द रिसीवर, तो फिर दिल्ली ब्रांच, ठीक है। और ऐसे भी दिल्ली ब्रांच कौन है, डेटर है, तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच, और आगरा ब्रांच इस केस में क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि बिल्स इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, तो इसीलिए दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आगरा ब्रांच हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली ब्रांच रिसीव 10,000 फ्रॉम आगरा ब्रांच, दिल्ली ब्रांच जो है वो 10,000 रिसीव किया है फ्रॉम आगरा ब्रांच, तो बताओ दिल्ली ब्रांच सबसे पहले क्या करेगा, किसके पास पैसा आएगा ये बताओ तुम लोग। कैश अकाउंट डेबिट दिल्ली ब्रांच। अच्छा, दिल्ली ब्रांच रिसीव कर रहा है तो इसके पास कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और आगरा ब्रांच भेज रहा होगा, ठीक है, तो आगरा ब्रांच से पैसा निकल जाएगा, टू कैश हो जाएगा। हाँ, तो अब डेबिट क्रेडिट किसको करेगा, ये लोग तो हमेशा हेड ऑफिस के थ्रू से करता है, हेड ऑफिस को डेबिट और यहाँ पर हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा। और अमाउंट है 10,000 और 10,000। अच्छा, अब बताओ कि हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, सेम दिल्ली टू आगरा, हाँ दिल्ली टू आगरा 10,000 दिल्ली टू आगरा इसीलिए करेगा क्योंकि देखो एंट्री क्या था, दिल्ली ब्रांच रिसीव डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर वैसा ही कंसेप्ट रहेगा, डेटर क्रेडिटर कर लो या डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला कर लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, गुड्स worth 20,000 were written by a customer of आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से सुनो,
एक कस्टमर है जिसको 20,000 का सेल किया गया था, ठीक है, वो रिटर्न कर रहा है। कस्टमर एक्चुअली कौन से ब्रांच का है? आगरा ब्रांच का है। कस्टमर एक्चुअली आगरा ब्रांच का है, लेकिन वो चला गया है दिल्ली ब्रांच और रिटर्न कर रहा है। वो चला गया है दिल्ली ब्रांच और रिटर्न कर रहा है। तो दिल्ली ब्रांच का क्या इफेक्ट होगा बताओ? दिल्ली ब्रांच के पास क्या आ जाएगा? अगर कोई कस्टमर रिटर्न कर रहा है, दिल्ली ब्रांच के पास क्या आ जाएगा? गुड्स रिटर्न। गुड्स, हाँ, गुड्स रिटर्न, स्टॉक आ जाएगा। तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए, तो गुड्स रिटर्न कर देते, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और इसके पास क्या हो जाएगा? इसके पास स्टॉक आ जाएगा, ठीक है, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब ये इसका क्या हो जाएगा? ये क्या एंट्री करेगा? क्योंकि कस्टमर तो आगरा का था, अब आगरा का कस्टमर जो स्टॉक लेके गया था वो स्टॉक वापस कर रहा है, तो वो डेटर को क्या करेगा? टू डेटर हो जाएगा। टू डेटर, डेटर को कैंसिल कर देगा, टू डेटर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर एंट्री नहीं हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंजेस है। इसके पास स्टॉक आ रहा है और इसको क्या करना पड़ेगा? डेटर को कैंसिल करना पड़ेगा। अब किसके थ्रू से होगा? हेड ऑफिस। ম্যাম ডেটারটা বুঝলাম না, ওটা কি হবে? ডেটারটা এই জন্য হচ্ছে, যখন আমি সেলস রিটার্ন করি তখন নর্মাল এন্ট্রি কি হয়? ডেটার টু সেল হয় প্রথমে। এটা তো নর্মাল ও সেল করেছিল নিজের কাস্টমারকে, এবার কাস্টমার যখন ফেরত করছে তখন ওর এন্ট্রি করা উচিত ছিল সেলস রিটার্ন টু ডেটার, ঠিক আছে, কিন্তু রিটার্নটা ওর কাছে আসেনি, তো ডেটার তো টু করতেই হবে ওকে, সেলস রিটার্ন টু ডেটার, কিন্তু সেলস রিটার্নটা হেড অফিস তো তোমার হচ্ছে দিল্লি ব্রাঞ্চে হচ্ছে, তাহলে দিল্লি ব্রাঞ্চ লিখছে গুডস রিটার্ন বা সেলস রিটার্ন, ঠিক আছে, কিন্তু এটা কার? অন্য ব্রাঞ্চের, গুডস রিটার্ন অফ আগ্রা ব্রাঞ্চ, চাইলে আমরা এখানে লিখতে পারি গুডস রিটার্ন অফ আগ্রা ব্রাঞ্চ, আগ্রা ব্রাঞ্চের গুডসটা এর কাছে চলে এলো, তাহলে একে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডেটারটাকে কম করতে হবে, ডেটারটা যেটা রয়েছে ততটা তার ডেটার থাকছে না, সাপোজ 100 টাকার জিনিস নিয়ে গেছে 20 টাকার ফেরত করছে, তাহলে ডেটাটা তো 20 তে কম করতে হবে, তাহলে 20 তে কম করতে হবে, এই জন্য টু ডেটার হবে। বোঝা গেল? यस मैम। तो टू डेटर এই জন্য হবে, নর্মাল আমরা যেটা रिटर्न एंट्री करी, तो नॉर्मल रिटर्न एंट्री जो होगा उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम एंट्री क्यों नहीं हुआ कि इसके पास कैश आ रहा है इसके पास से जा रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, एक जन के पास स्टॉक आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे जन के पास से स्टॉक जा रहा है, दूसरे जन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटर कम हो रहा है, तो यहाँ पर डेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा और क्रेडिट किसे करेगा? ये जो दिल्ली ब्रांच है ये क्रेडिट किसे करेगा? हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा। हेड ऑफिस। अच्छा, अमाउंट क्या था? 20,000 शायद है, 20,000 था। अब इसका बता दो हेड ऑफिस एंट्री क्या होगा? हेड ऑफिस में क्या एंट्री होना चाहिए? दिल्ली ब्रांच टू आगरा। दिल्ली टू आगरा 20,000 20,000, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर मतलब दिल्ली ब्रांच के पास स्टॉक आ रहा है, डेबिट द रिसीवर। अब फिर क्रेडिट किससे करेगा? आगरा ब्रांच को करेगा, ठीक है, क्रेडिट आगरा ब्रांच को करेगा। अच्छा, लास्ट ई पॉइंट, आगरा ब्रांच कलेक्टेड 20,000 फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ दिल्ली ब्रांच। देखो, दिल्ली ब्रांच का कस्टमर है, वो पेमेंट कर रहा है आगरा जाके, मतलब आगरा ब्रांच में, तो बताओ आगरा ब्रांच के पास क्या आ जाएगा? पेमेंट कहाँ पर हो रहा है? कैश, आगरा ब्रांच के पास कैश आ गया। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा, अब बताओ दिल्ली ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? दिल्ली ब्रांच को जैसे डेटर रिटर्न करने से सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है, अभी मैंने दिखाया ना, डेटर टू सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो डेटर सेल्स रिटर्न के थ्रू से भी कम हो सकता है, लेकिन अगर पेमेंट मिल जाए तो एंट्री क्या होता है? तो भी डेटर कम होगा, कैश टू डेटर होगा। अब देखो कैश कहां पर आना चाहिए था? दिल्ली ब्रांच में, आया कहां? आगरा ब्रांच में, ठीक है, तो दिल्ली कस्टमर, हाँ, कस्टमर को कम करना पड़ेगा, दिल्ली ब्रांच क्या करेगा? टू डेटर करेगा कि मेरा डेटर कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरे डेटर ने पेमेंट कहां कर दिया है? आगरा ब्रांच में। अब टू क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस, और यहां पर क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट किया है? দিদি এখানে হেড অফিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট কেন হলো বুঝতে 20,000। পারছি না। হেড অফিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট এই জন্য হলো কারণ ডেবিট আমি ক্যাশটা করতে পারতাম যদি আমার কাছে পেমেন্টটা আমার কাছে আসতো। আমি যদি দিল্লি ব্রাঞ্চ হই তাহলে যদি আমার কাছে পেমেন্ট আসতো তাহলে আমি ডাইরেক্ট কি এন্ট্রি করতাম? ক্যাশ টু ডেটার বলে এন্ট্রি করতাম, ঠিক আছে, কিন্তু ক্যাশ টু ডেটার আমি করতে পারবো না কারণ আমার পেমেন্টটা ঢুকেছে আগ্রা ব্রাঞ্চে গিয়ে, তাহলে আগ্রা ব্রাঞ্চ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট করছে, ঠিক আছে,
তো এখানে যেহেতু ইন্টার ব্রাঞ্চ ট্রানজাকশন হলে আমরা এটাই ধরে নিই কি দুটো ব্রাঞ্চ একে অপরকে জানে না, এরা হেড অফিসের থ্রুতে কাজ করছে, সেই জন্য এরা ডেবিট, এ তো ডেবিট করা উচিত ছিল আগ্রা ব্রাঞ্চকে, বাট এই আগ্রা ব্রাঞ্চকে চেনে না, তার মানে সেলটা হেড অফিসের থ্রুতে করেছিল, তাহলে ও হেড অফিসের থেকে ওই টাকাটা নেবে, সেই জন্য ও হেড অফিসকে ডেবিট করছে। কারণ যখন গুড সেন্ট করেছিল, ফার্স্ট দেখো যখন গুড সেন্ট হয়েছিল তখন কিন্তু এই যে এখানে যখন গুডস সেন্ট হয়েছিল তখনও কিন্তু এরকমই করেছিল কি দিল্লি ব্রাঞ্চ গুডস পাঠাচ্ছে কাকে, আগ্রা ব্রাঞ্চকে, সরি আগ্রা ব্রাঞ্চ গুডস পাঠাচ্ছিল দিল্লি ব্রাঞ্চকে, তো আগ্রা ব্রাঞ্চ কি করেছিল নিজের স্টকটাকে ডেবিট করেছিল কি আমার কাছে স্টক আসছে, কিন্তু কার থেকে আসছে, দিল্লি ব্রাঞ্চ, তো দিল্লি ব্রাঞ্চকে তো ক্রেডিট করেনি, ও ক্রেডিট হেড অফিসকে করেছে, তার মানে যা স্টক কিনেছে হেড অফিসের থেকে কিনেছে, দিল্লি ব্রাঞ্চ বলছে আমি হেড অফিসকে সেল করেছি, তাহলে যখন পেমেন্ট রিসিভ করছে বা পেমেন্টটা অন্য কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে জমা পড়ছে, তো এরা তো একে অপরকে জানে না, আগ্রা ব্রাঞ্চ টাকাটা নিয়ে নিল, দেবে কাকে, ও তো দিল্লি ব্রাঞ্চকে চেনে না, ও দেবে হেড অফিসকে, সেই জন্য টু হেড অফিস আর হেড অফিস ডেবিট করতে হচ্ছে। দেখো কোথাও এখানে কিন্তু কোনো ব্রাঞ্চের নাম নেই, আরেকবার দেখো আগ্রা ব্রাঞ্চ টু দিল্লি ব্রাঞ্চ যখন ট্রান্সফার হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, দিল্লি ব্রাঞ্চ বলছে আমি গুডস পাঠিয়ে দিলাম, আমার স্টক খালি হলো, আমার ডেটারকে হেড অফিস, ঠিক আছে, এবারে আমি বিলস ড্র করলাম কার ওপর, আমার ডেটারের ওপর, আমার ডেটারকে হেড অফিস, আমি পেমেন্ট পেয়েছি কত 10,000 কার থেকে, আমার ডেটারের থেকে, ডেটারকে হেড অফিস, হেড অফিসকে আমি ক্রেডিট করে কম করলাম, এবারে আমার ডেটার আমাকে গুডস রিটার্ন করেছে, তাহলে গুডস রিটার্ন টু হেড অফিস, কারণ আমি হেড অফিস ছাড়া কাউকে চিনিনি, এবারে আবার আমার হেড অফিস যে আছে সে তার আমার ডেটার কম হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু সে পেমেন্ট কোথায় করেছে, সে পেমেন্টটা করেছে অন্য একটা ব্রাঞ্চে, কিন্তু আমি তাকে চিনি না, আমি তো শুধু হেড অফিসকেই চিনি কি আমি হেড অফিসকে সেল করেছি, সেই জন্য আমাকে হেড অফিসকে ডেবিট করতে হবে, সেই জন্য এইরকম যখনই থাকবে তখন আমরা সব সময় কি করব, হেড অফিসকে ডেবিট আর হেড অফিসকে ক্রেডিট করব, এই জন্য এখানে আমি লিখিয়েছিলাম, এই যে যেখানটা আমাদের কনফিউশন হচ্ছিল 14th নাম্বারটা, ট্রান্সফার অফ গুডস বিটুইন ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ যখন হয় তখন হেড অফিস কি করে, ডেবিট দ্য রিসিভার ক্রেডিট দ্য গিভার করে, আর ব্রাঞ্চ কি করে, ব্রাঞ্চ হেড অফিসকে ডেবিট আর হেড অফিসকে ক্রেডিট করে, সেটা ডিপেন্ড করছে যে ডেটার যদি জেনারেট হচ্ছে তাহলে হেড অফিসকে ডেবিট করবে, আর যদি ও ক্রেডিটারের মতো কাজ করছে তাহলে হেড অফিসকে ক্রেডিট করবে, বাকি যা ট্রানজাকশন হবে, এখানে স্টকের ট্রানজাকশন হচ্ছিল, আমরা তো এখানে কত রকম ট্রানজাকশন দেখলাম, বিলসের, ক্যাশের, গুডস রিটার্নের আর পেমেন্টের, বোঝা গেল, বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ দিদি। अच्छा अच्छा, तो अब बताओ कि ये पॉइंट नंबर ई में ये हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच, आगरा टू दिल्ली, दिल्ली, आगरा टू दिल्ली 20,000 आगरा टू दिल्ली इसीलिए हो रहा है, अच्छा आगरा टू दिल्ली इसीलिए हो रहा है क्योंकि आगरा ब्रांच कलेक्ट कर रहा है 20,000 फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ दिल्ली ब्रांच, ठीक है, तो फिर डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर कौन रिसीव कर रहा है, आगरा ब्रांच, तो फिर क्रेडिट किसे करे, जो बचा हुआ है दिल्ली ब्रांच, उसे क्रेडिट करेंगे। अच्छा ये गया इलास्ट्रेशन 10, इलास्ट्रेशन 11 देखो क्या दिया है, ए दिल्ली हेड ऑफिस passes one entry at the end of each month to, ये कैसा लिखा है, ए दिल्ली हेड ऑफिस, अच्छा तो दिल्ली में हेड ऑफिस है, उसको एक एंट्री पास करना है एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू एडजस्ट द पोजीशन अराइजिंग आउट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, मतलब ये देखो यहाँ पर कितना सारा इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन हुआ है ना, अब हेड ऑफिस चाहता है कि एक ही एंट्री पास करेगा, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन में दिया है, हम जस्ट बता रहे, देखो ये कितने सारे ट्रांजैक्शन हो गए ना, आगरा टू दिल्ली, दिल्ली टू आगरा, इसका नेट एंट्री ये पास करना चाहता है, मतलब यहाँ पर भी हम समझा सकते हैं, ये देखो आगरा डेबिट हुआ है 50,000, इसका भी अगर नेट एंट्री देखो तो आगरा डेबिट 50,000, हम आगरा का कैलकुलेशन कर रहे हैं डेबिट, अब देखो आगरा फिर से क्रेडिट हुआ है 40,000 क्रेडिट, ठीक है, अच्छा फिर आगरा 10,000 क्रेडिट हुआ है, हम यहाँ पर लिखते हैं 10,000 क्रेडिट, अच्छा फिर हुआ है 20,000 क्रेडिट और 20,000 डेबिट, ये न्यूट्रल हो गया, 20 प्लस 20 माइनस, मतलब क्रेडिट डेबिट तो अपोजिट होता है ना, तो ये कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या, 10,000 क्रेडिट, 40,000 क्रेडिट, 50,000 क्रेडिट और 50,000 डेबिट, टैली हो गया ना, कोई भी डेबिट या क्रेडिट नहीं बच रहा है, देखो ना कोई भी डेबिट या क्रेडिट नहीं बच रहा है, 50,000 डेबिट,
फिर 40,000 क्रेडिट, तो कितना बचा 10,000 डेबिट। अब देखो 10,000 क्रेडिट कैंसिल, अच्छा ये 20,000 और 20,000 डेबिट क्रेडिट ये भी कैंसिल, ठीक है। तो उसी तरह से दिल्ली ब्रांच में भी देख सकते हो, ये देखो दिल्ली ब्रांच 50,000 डेबिट 40,000 50,000 क्रेडिट 40,000 डेबिट, तो बचा कितना 10,000 क्रेडिट। क्यों? बिकॉज दोनों में डिफरेंस 10 का हो रहा है। अब क्रेडिट क्यों? क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, जैसे -2 +1 मतलब -1 होता है, बिकॉज 2 ज्यादा है तो 2 का साइन यूज होगा, तो क्रेडिट ज्यादा है तो फिर 10,000 क्रेडिट मानेंगे, फिर 10,000 डेबिट कैंसिल हो गया, फिर 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट कैंसिल। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि पूरा न्यूट्रल हो गया, ठीक है, कोई भी डेबिट या क्रेडिट एंट्री नहीं हो रहा है इससे क्रिएट, ठीक है, दोनों ही जीरो हो जा रहा है। लेकिन अगर ना हो तो हम लोग एक एंट्री जरूर पास कर सकते हैं एडजस्ट करके, ठीक है, एक कंबाइन एंट्री, वही वाला हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेंगे कि कंबाइन एंट्री कैसे होगा। तो देखो बोल रहा है कि एक एंट्री पास करना चाहता है जितने भी इंटर ट्रांजैक्शन हुए हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन इन मार्च 2013 द मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस। दिल्ली हेड ऑफिस में हमें एंट्री करना है, ठीक है। अब दो ब्रांच है, कोलकाता और कानपुर ब्रांच। कोलकाता ब्रांच ने क्या किया है, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम पटना ब्रांच 9,000, अहमदाबाद ब्रांच 6,000, sent goods to Ahmedabad branch 15,000, Patna branch 12,000, sent acceptances to Patna branch 6,000, Ahmedabad branch 3,000, Kanpur branch apart from A above, अच्छा, sent goods to Ahmedabad branch, received bills receivable from Ahmedabad branch और received cash from Ahmedabad branch। अच्छा इसके आगे बस इतना ही है। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन क्या है और इसके रिगार्डिंग हेड ऑफिस अपना एक एंट्री पास करना चाहता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। हेड ऑफिस कैलकुलेशन करेगा कि इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन कितने सारे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के साथ बनाया जाएगा, इसके लिए हमें कोई एंट्री का जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स कोलकाता, कोलकाता कितने सारे ब्रांच है, देखो कोलकाता और कानपुर ये तो हेडिंग करके दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी हमें इसके अंदर अंदर और भी ब्रांच का नाम मिल रहा है, जैसे कि पटना, अहमदाबाद और पटना अहमदाबाद, पटना अहमदाबाद, बस पटना अहमदाबाद और कानपुर। अच्छा कोलकाता, उसके बाद कानपुर लिख देते हैं, ये मेन दो लिखा हुआ ही था, और हमें इसके साथ साथ और भी कुछ ब्रांच का नाम मिल गया, पटना और अहमदाबाद। अच्छा ये सब में क्या लिखना है हमें, देखो ये सब में हमें डेबिट एंड क्रेडिट लिखना है, ठीक है, एंट्री नहीं करना है। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था ना डेबिट और क्रेडिट कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, उसी तरह से करेंगे। मतलब आ रहा है तो डेबिट और अगर जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। स्टॉक का बात है ना, क्योंकि स्टॉक ही तो लेना देना हुआ है, या फिर कैश हो या फिर कुछ रिटर्न वगैरह हो। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड गुड्स रिसीव्ड, तो लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड, ट्रांजैक्शन है गुड्स रिसीव्ड का। अब कौन किससे रिसीव्ड कर रहा है, देखो गुड्स रिसीव्ड है, ट्रांजैक्शन है गुड्स रिसीव्ड का, फ्रॉम पटना ब्रांच 9,000, अहमदाबाद ब्रांच 6,000। कौन रिसीव किया है, कोलकाता ब्रांच। कोलकाता ब्रांच ने गुड्स रिसीव किया है पटना से 9,000, अहमदाबाद से 6,000। तो बताओ किसका स्टॉक बढ़ रहा है और किसका स्टॉक कम हो रहा है, बताओ किसका स्टॉक बढ़ रहा है और किसका स्टॉक कम हो रहा है। बताओ, ये तो मैंने एकदम
आसान क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ही नहीं है कुछ, ये तो नॉर्मल सा बात है। जो स्टॉक ले रहा है, कोलकाता ब्रांच के पास आ रहा है तो वो बढ़ रहा है, हाँ हाँ बढ़ रहा है, मतलब और यही बोलना है। हाँ और कोलकाता पटना और अहमदाबाद से घट रहा है। हाँ कट रहा है, तो इन लोगों का चला जा रहा है स्टॉक, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड हुआ है, कौन रिसीव किया है? कोलकाता ब्रांच, ठीक है। तो पटना और कोलकाता हाँ कोलकाता से रिसीव हुआ है। टोटल कितना रिसीव हुआ है बताओ, दोनों का थोड़ा टोटल कर लो। 9,000 एंड 15,000 15,000, तो रिसीव होने से 15 हाँ 15,000 बताओ, डेबिट रिसीव होने से डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। डेबिट होना ক্রেডিট चाहिए, হবে ক্রেডিট নয় ডেবিট হবে। ডেবিট বলছো না ক্রেডিট বলছো? ক্রেডিট মানে তো চলে যাওয়া, স্টক ডেবিট ডেবিট তো বাড়াবে না, ক্রেডিট হলে তো কম হয়ে যাবে। स्टॉक तो एसेट तो ডেবিট হবে ডেবিট হবে एसेट डेबिट। जब हम लोग ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? स्टॉक आ रहा है, बाई जब क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं वो रह गया, और बाई जो हम लोग सेल्स लिखते हैं इसका मतलब स्टॉक चला गया, ठीक है। तो स्टॉक आने से हमेशा डेबिट होगा, तो 15,000 डेबिट। अब जिन दोनों ने स्टॉक सेंड किया है उन लोग के वहां से स्टॉक कम हो जाएगा। पटना ब्रांच ने दिया है 9,000 का स्टॉक, और अहमदाबाद वाले ने 6,000, इसका 6,000 क्रेडिट हो गया बस। अच्छा, उसके बाद सेंट गुड्स टू अहमदाबाद ब्रांच। अच्छा, गुड्स सेंट, यहाँ पर लिख देते हैं गुड्स सेंट। कौन सेंट किया है? अभी हम लोग कोलकाता ब्रांच वाला ही देख रहे हैं, देखो कोलकाता ब्रांच ने सेंट किया है अहमदाबाद को 15,000, पटना को 12,000, तो टोटल कितना सेंट किया है? 27,000 27, क्रेडिट तो हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा। 27 হ্যাঁ 27,000 क्रेडिट হবে, 27,000 इसीलिए क्रेडिट होगा, इसके गोडाउन से स्टॉक जा रहा है। अब बाकी दोनों के पास आ रहा है, ठीक है, तो बाकी दोनों का डेबिट साइड लिखेंगे, तो 15,000 और 12,000, अहमदाबाद में 15,000, 15,000 ये वाला, ठीक है। अच्छा, और 12,000 पटना। इसमें अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेंट एक्सेप्टेंस टू पटना ब्रांच 6,000, अहमदाबाद ब्रांच 3,000। एक्सेप्टेंस भेज रहा है, मतलब बिल्स ड्रॉ किया है, बोल रहा है कि एक्सेप्ट करके मुझे वापस करो, मतलब अपना साइन करके सिग्नेचर करके मुझे वो वापस करो, और साइन कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस मिल गया, ठीक है। तो सेंट किया गया है एक्सेप्टेंस के लिए पटना ब्रांच में और अहमदाबाद ब्रांच में, यानी बिल्स का बात हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी लिख सकते हैं बिल्स को, ठीक है। एक्सेप्टेंस के लिए सेंट किया गया है। अच्छा, तो कितना एक्सेप्टेंस टू सॉरी नहीं, हाँ सेंट एक्सेप्टेंस, अच्छा ये भेज रहा है अपना एक्सेप्टेंस पटना और अहमदाबाद ब्रांच को, मतलब पटना और अहमदाबाद ब्रांच ने इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया है। रिसिप्ट एक्सेप्टेंस नहीं है, सेंट एक्सेप्टेंस है, मतलब इसने एक्सेप्टेंस जो है वो मतलब खुद साइन करके, कोलकाता ब्रांच ने साइन करके अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया है पटना और अहमदाबाद ब्रांच को, यानी इसका बिल्स पेबल जनरेट हुआ है। कितना बिल्स पेबल जनरेट हुआ है? 6,000 और 3,000 मिला के 9,000 कोलकाता का ना, तो क्रेडिट होगा। জয় তাই তো हाँ कोलकाता ब्रांच में होगा। हाँ बोलो नील की बोलছো? বলছি পার্টনার আহমেদাবাদ যেটা আছে ওরা তার মানে ড্রই হ্যাঁ ওরা ড্রয়ার, ওরা ড্রয়ার, ড্রই তো এ হয়ে গেল কলকাতা। কলকাতা ড্রই। হ্যাঁ কলকাতা ড্রই হচ্ছে, কারণ সেন্ট করছে নিজের অ্যাকসেপ্টেন্সটা, মানে ও অ্যাকসেপ্ট করেছে, বিলসটাকে মেনে নিতে হয়, মেনে নেওয়ার জন্য একটা সাইন করতে হয়, সেইটাকে বলে অ্যাকসেপ্টেন্স, কি আমি অ্যাকসেপ্ট করছি কি আমি পাটনা ব্রাঞ্চকে 6,000 আর আহমেদাবাদ ব্রাঞ্চকে 3,000 টাকা দিয়ে দেবো, আর ওখানে যে টাইম পিরিয়ডটা লেখা থাকে 2 মাস 1 মাস পর দিয়ে দেবো, সেটা ওকে মেনে নিতে হয়, সেটাকে অ্যাকসেপ্টেন্স বলে, ওটাকে সিগনেচার করে ওকে মানে রিটার্ন করতে হয়, তো সেটাকে বলছে এই যে পাঠাচ্ছে সেই জন্য সেন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স। তাহলে এটা দেখে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স টু পাটনা ব্রাঞ্চ 6,000, अहमदाबाद, ठीक है। तो 9,000 है बिल्स पेएबल, कोलकाता ब्रांच पे 9,000 का बिल्स पेएबल हो गया, तो बाकी दोनों के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। कौन दो जन था? पटना ना, पटना और पटना अहमदाबाद। अहमदाबाद। अच्छा, पटना में कितना हो जाएगा? 6,000 3,000
अच्छा 6000 और ये हो गया 3000। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर सेंट एक्सेप्ट, अच्छा ये हो गया। अब कानपुर ब्रांच, अच्छा कानपुर ब्रांच का क्या क्या ट्रांजैक्शन है देखो। सेंट गुड्स टू अहमदाबाद ब्रांच, सेंट गुड्स, तो गुड्स भेज रहा है, तो बताओ कानपुर ब्रांच का स्टॉक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 9000। हाँ कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कम होने से ही क्रेडिट हो जाएगा, 9000 से क्रेडिट हो जाएगा। और किसको भेजा अहमदाबाद है? का डेबिट, हाँ अहमदाबाद का डेबिट, अहमदाबाद को भेजा। हाँ तो फिर इसका डेबिट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ब्लैंक कर दिए। अच्छा उसके बाद सेंट गुड्स, अच्छा उसके बाद रिसिप्ट बिल्स रिसीवेबल, देखो यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया बिल्स रिसीवेबल। रिसिप्ट क्या है? फ्रॉम अहमदाबाद ब्रांच, यानी बिल्स रिसीवेबल जो ले रहा है, जिसके पास है वो ड्रॉयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉयर कौन हो जाएगा? कानपुर ब्रांच। कानपुर ब्रांच ने उसी अमाउंट का सेम, देखो यहाँ पर बोला ये भेजा था, अब ये बोल रहा है ज्यादा टाइम लगेगा हम मेरे पेमेंट करने में, तो हम मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ कर लो। तो अहमदाबाद ब्रांच ने अपने ऊपर बिल्स ड्रॉ करवा लिया कानपुर ब्रांच से, और कानपुर ब्रांच को बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, एसेट होता है। तो कानपुर ब्रांच में 9000 बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट। अच्छा ये है क्या कानपुर, हाँ। अच्छा यहाँ पर 9000 डेबिट बिल्स ड्रॉ हो गया, और अहमदाबाद ब्रांच का 9000 क्रेडिट, क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है तो ये नहीं भी बताए तो नॉर्मल सा बात है, उसका बिल्स पेबल होगा। जैसे यहाँ बीपी था तो इन लोग का बीआर हुआ। अच्छा रिसिप्ट कैश फ्रॉम अहमदाबाद ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच से कैश रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं कैश रिसिप्ट। अच्छा अहमदाबाद, हाँ तो कानपुर को मिला है तो कानपुर में डेबिट हो जाना चाहिए, तो कानपुर में डेबिट हो जाएगा। कितना मिला है? 5000 ना, 5000। अच्छा कानपुर में डेबिट हो गया, और जिसने भेजा है उसका क्रेडिट हो जाएगा, उसके पास से पैसा चला जाएगा। तो अहमदाबाद ब्रांच तो 5000, हाँ 5000। अच्छा अब करना क्या है? अब टोटल करना है, सारे कॉलम्स को टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डेबिट, यहाँ पर पहला वाला कुछ नहीं, डायरेक्ट 15000 आ रहा है, यहाँ पर और कुछ ऐड वैड नहीं हुआ है, डायरेक्ट 15000 आ गया। अब 15000 लिखो, डेबिट या क्रेडिट बताओ। 15000 क्या होगा? कॉलम क्या है? डेबिट है, तो 15000 डेबिट, डेबिट लिख देते हैं। अच्छा 27 + 9 कितना होगा? 27 + 9 36,000। 36,000। अब ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। अच्छा ये डेबिट, ये क्रेडिट, तो यहाँ पर आगे ऐसे ही करना है टोटल करके। यहाँ पर ये 9000 + 5000 मतलब 14000, 14000 ये डेबिट हो गया, डेबिट साइड था। क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ 9000, तो ये 9000 क्रेडिट लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर, अच्छा इसका है 12 और 6 18, ये डेबिट है, डेबिट। अच्छा और यहाँ पर 9 क्रेडिट, क्रेडिट। अच्छा यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल, ये हो गया 15 3 और 9, तो ये हो जाएगा 12 12 और 15 5 2 7 27,000 डेबिट, हाँ 27,000 डेबिट। अच्छा और ये क्रेडिट कॉलम है, तो 6000 और ये 5000, 11 और 9 20,000 क्रेडिट, ठीक है। अब हम लोग नेट देखेंगे, नेट क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर बैलेंस भी लिख सकते हैं, नेट या बैलेंस कुछ भी लिख सकते हैं। तो बैलेंस, बैलेंस बताओ। 15000 डेबिट, 36,000 क्रेडिट, तो अल्टीमेटली कितना बैलेंस हो रहा है, और डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है बताओ। मतलब 15000 डेबिट है, 36,000 क्रेडिट है, अगर इसे हम लोग एडजस्ट करते हैं तो कितना होगा? 36,000 माइनस 15000 करो ना, कितना आता है? 21,000। 21,000। अब 21,000 आ रहा है, ठीक है। हम चाहे तो नेट भी लिख सकते हैं या फिर बैलेंस करके भी दिखा सकते हैं। ये देखो यहाँ बैलेंस और नेट दोनों तरीका दिखा देते हैं। बैलेंस अगर करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं,
ये देखो इधर 36,000 लिख दिया, इधर भी 36,000 लिख दो, तो बैलेंस कितना आ गया 21,000, ठीक है, जो मैंने कहा। अब बताओ ये 21,000 डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट? अगर हम लोग बैलेंस लिख रहे हैं तो वो तो दिख रहा है डेबिट साइड हो रहा है, लेकिन क्योंकि 36,000 हायर अमाउंट है तो फिर नहीं, ये तो क्रेडिट होना चाहिए। ये देखो बैलेंस लिखने से डेबिट होना चाहिए, बिकॉज हम लोग जब फॉर्मेट बनाते हैं उसमें तो बैलेंस तो डेबिट साइड ही आता है ना, जिधर ज्यादा होता है हाँ डेबिट उसका साइड उल्टा होके। हाँ उल्टा होके उस आता है, कॉन्सेप्ट से तो लेकिन बैलेंस कौन सा है तो क्रेडिट बड़ा बैलेंस ज्यादा 36,000, हाँ तो लॉस है। ही हो रहा है। हाँ ये है तो क्रेडिट बैलेंस ना। ये देखो अगर इसका अकाउंट भी करोगे तो 15,000 डेबिट साइड है, 36,000 क्रेडिट साइड है, तो बैलेंस जब मेरा 21,000 डेबिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है ना। सेल बैलेंसिंग लेजर में हम लोगों ने सीखा, इसने ही उधार दिया, इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट था, यही इधर दिया है एडजस्ट करने के लिए, डेबिट साइड लिख रहा है बट है क्रेडिट बैलेंस, और इसको ये अकाउंटिंग सिस्टम हो गया समझने का। लेकिन अगर नॉर्मल देखो तो 15,000 डेबिट, 36,000 क्रेडिट, तो एडजस्ट करेंगे 21,000, हायर अमाउंट 36, तो फिर ये क्रेडिट होगा, ये मैथमेटिकली 21 क्रेडिट होगा, ठीक है। कोई सा भी हम लोग ऑप्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने से थोड़ा सा गलती कभी कभी हो जाता है, बट अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो इजीली कर पाएंगे। जैसे कि इधर 14,000, इधर भी 14,000, बताओ बैलेंस कितना आएगा? 14 और 9 5,000 5। अब बताओ डेबिट या क्रेडिट होना डेबिट। चाहिए? डेबिट, क्योंकि 14,000 हायर है, बस डेबिट हो गया। अच्छा 18 और 9, तो इधर भी लिखेंगे 18,000, इधर भी लिखेंगे 18,000, तो इधर कितना देना पड़ेगा 9,000। अब 9,000 डेबिट क्रेडिट क्या होगा? डेबिट, डेबिट। डेबिट होगा। अच्छा 27 एंड 20, तो 27 ये के लिख देते हैं, अब जगह नहीं बचा, 20,000 सॉरी 27,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7,000, 7,000 डेबिट। 7,000 डेबिट, ठीक है। तो ये आ गया एंट्री। तो एंट्री क्या हुआ देखो, यहाँ पर हमारा 4 ब्रांच था, तो अहमदाबाद डेबिट 7,000, पटना डेबिट 9,000, कानपुर डेबिट 5,000, टू कोलकाता 21,000, ये एंट्री होगा। अब देखते हैं क्या डेबिट क्रेडिट हमारा टैली हुआ है कि नहीं। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बुक्स में हेड ऑफिस जो एक एंट्री करना चाह रहा था वो अब कर सकता है। कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट, पटना ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता, टू कोलकाता ब्रांच। बाकी सबका डेबिट अमाउंट आया इसलिए मैंने डेबिट किया। तो 7,000 है अहमदाबाद, अच्छा यहाँ पर है 7,000, अच्छा पटना का है 9,000 और 5,000, अच्छा पटना का है 9,000 और ये हो गया 5,000, तो टोटल देखो 21 ही आएगा, 7 प्लस 9 प्लस 5, ये 21 ही आएगा, तो 21,000। ये इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, मतलब जस्ट एक सिंगल एंट्री से हम लोग ये कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। तो हेड ऑफिस को पता चल गया कि कानपुर ब्रांच को डेबिट, मतलब कानपुर ब्रांच डेटर है उसे पैसा रिसीव होगा, पटना ब्रांच को भी रिसीव होगा, अहमदाबाद ब्रांच को भी रिसीव होगा और कोलकाता ब्रांच को देना पड़ेगा। मतलब सारा का सारा पेमेंट जो है वो कोलकाता ब्रांच से ही इन लोगों को मिलने वाला है। इसका मतलब यही हुआ कि कोलकाता ब्रांच से इन लोगों को अपना अपना पेमेंट मिलने वाला है, और कोलकाता ब्रांच को इन तीनों को मिला के 21,000 देना पड़ेगा, किसी को 7, किसी को 9 और किसी को 5,000। ये एक एंट्री का मतलब ये हो गया। अब हेड ऑफिस को ये क्लियर हो गया कि किसको किससे पैसा मिलेगा और किसको पैसा देना पड़ेगा। तो यही वाला था कि टू जस्ट द, ये देखो 1 एंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में एक एंट्री पास करके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो मेंटेन कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा यहाँ पर दिया है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री करना है। तो ठीक है हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस।
इलास्ट्रेशन 12। अच्छा, सिर्फ हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री करने बोला है। क्या एंट्री करना है? गुड्स रिटर्न बाय थाने ब्रांच। थाने ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया है, कितने का? 10,000 का। कब रिटर्न किया है? 28 मार्च को, टू इट्स हेड ऑफिस, नॉट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस अप टू 31st ऑफ मार्च। पहले तो इसका मतलब समझो, 31st ऑफ मार्च का यहाँ पर इसीलिए बात बताया गया है कि नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है, या तो 31st मार्च को या 31st ऑफ दिसंबर को नॉर्मली। तो यहाँ पर ये 31st ऑफ मार्च इसीलिए बार बार बता दिया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया, मतलब अब फाइनल अकाउंट्स बनाने का टाइम आ गया है, लेकिन जो गुड्स भेजा गया था वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस उसका ट्रीटमेंट कैसे करे? मतलब वो तो है नहीं थाने ब्रांच के पास और ना तो हेड ऑफिस के पास है, वो मिडिल में ही है, इन मतलब ऑन द वे है। तो अगर ऑन द वे है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। अगर ऑन द वे है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो गुड्स जो है इन ट्रांजिट में है और रिटर्न कौन किया है? थाने ब्रांच ने किया है। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस एंट्री करेगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वो एंट्री देखा था, ये देखो, कैश इन ट्रांजिट है ना। तो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, इस तरह से गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुड्स है, गुड्स इन ट्रांजिट टू थाने ब्रांच, टू गुड्स इन, सॉरी टू नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट टू थाने ब्रांच। ये हो जाएगा एंट्री। अच्छा, नेक्स्ट, goods 20,000 sent by the head office to its Coimbatore branch 29th of March were received on 3rd April following। ठीक है, तो गुड्स जो है वो हेड ऑफिस ने भेजा है, कोयम्बाटूर ब्रांच में भेजा है, कब? 29th ऑफ मार्च को, लेकिन उन लोगों को रिसीव हुआ है 3rd अप्रैल। ठीक है, वेयर रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल। तो ये क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? उसने तो सेंड कर दिया 29th ऑफ मार्च को, मतलब 31st के पहले, तो इसके पास तो अब है नहीं गुड्स। ठीक है, इसके पास अब गुड्स है नहीं, और ये सेंड किसे कर रहा है? कोयम्बाटूर ब्रांच को कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज हमें देखना है कि जब भी गुड्स सेंड हो या रिसीव हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिटर्न हो रहा था, रिटर्न हो रहा था तो हेड ऑफिस को रिसीव हो रहा था, रिटर्न हो रहा था हेड ऑफिस को रिसीव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, चार्ज बंद हो गया लैपटॉप का, 1 मिनट, चार्ज खत्म हो रहा है। अच्छा, goods 20,000 sent by the head office to its Coimbatore branch on 29th of March were received on 3rd April following। अच्छा, तो एक जगह देखो, एक जगह रिटर्न हो रहा है, मतलब इसके पास स्टॉक आ रहा है हेड ऑफिस के पास, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सेंट बाय द हेड ऑफिस टू इट्स कोयम्बाटूर ब्रांच, और ये कोयम्बाटूर ब्रांच को भेज रहा है, लेकिन कब भेजा है? 29th ऑफ मार्च को, वेयर रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल, और उन लोग को 3rd अप्रैल रिसीव हुआ है। तो अभी तक क्योंकि रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? देखो, इसका एंट्री होगा गुड्स इन ट्रांजिट टू कोयम्बाटूर ब्रांच 20,000। अच्छा, एक मिनट, अच्छा, यहाँ पर अगर एक चीज देखो तुम लोग, जो 16th और 17th नंबर था, वहां पर अगर देखो तो कैश इन ट्रांजिट, ये नहीं बोला है कि कहाँ से कहाँ, जब कैश इन ट्रांजिट हो रहा है, देखो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच होगा, मतलब अगर ब्रांच के थ्रू से हो रहा है तो टू ब्रांच, और गुड्स इन ट्रांजिट हो रहा है तो गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच हो रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, ये वाला कि रिसीव हो रहा है तब भी डेबिट, और जब भेजा जा रहा है तब भी डेबिट।
रिसीव हो रहा है तब भी डेबिट, क्योंकि इसमें तो गुड्स इन ट्रांजिट टू थाने ब्रांच, ये लोग रिटर्न कर रहा है, बीइंग द गुड्स रिटर्न, और ये जो है गुड्स इन ट्रांजिट ये तो सेंड किया गया है टू कोयम्बटूर ब्रांच। अच्छा, इसके बाद वाला देखते हैं, एक मिनट, ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 50,000 रेमिटेड बाय कोयम्बटूर ब्रांच टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ऑन 28 मार्च वाज रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल। 28 ऑफ मार्च को रेमिट किया है, तो इसके पास पैसा आ रहा है, तो ये लिख सकता है कैश इन ट्रांजिट टू कोयम्बटूर ब्रांच, ये तो समझते हैं कि कैश इन। मुझे पॉइंट बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा एक मिनट देखते हैं, कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट टू, कौन सा वाला ब्रांच है, कैश इन ट्रांजिट टू कोयम्बटूर। $50,000। अब देखो फर्स्ट वाला जो है वहां पर हेड ऑफिस के पास स्टॉक आ रहा है, और लास्ट वाला जो है वहां पर हेड ऑफिस के पास कैश आ रहा है, तो हेड ऑफिस गुड्स को डेबिट करेगा और कैश को भी डेबिट करेगा। क्रेडिट किसे करेगा, जिसके थ्रू से आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर थाने ब्रांच से रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर कोयम्बटूर ब्रांच से जो है पेमेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बी पॉइंट जो है, गुड्स 20,000 सेंट बाय द हेड ऑफिस टू इट्स कोयम्बटूर ब्रांच ऑन 29th of March, 29th of March were received on 3rd April, 3rd April को रिसीव हुआ है गुड्स और 20,000 सेंट बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने भेजा है, कोयम्बटूर ब्रांच को भेजा है 29th of March, were received on 3rd April। इसमें भी गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट। अच्छा ये पॉइंट एक बार रहने दो, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, सही हो सकता है, मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है सही है कि गलत है। ये दो तो बिल्कुल सही है, देखो ये दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसके पास स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक डेबिट की जगह गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू थाने ब्रांच, और इसके पास यहाँ पर कैश आ रहा है तो कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू कोयम्बटूर ब्रांच। बट ये क्यों डेबिट हो रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको हम बताएंगे, ठीक है। अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्यों इसे डेबिट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है गलत भी है या फिर हो सकता है कोई कंसेप्ट मेरे से मिस हो रहा है, तो ये हम नेक्स्ट दिन बता देंगे। तो इसे एक बार पॉइंट आउट कर लो, बस ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी दो एंट्री में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बाकी दो एंट्री में दोनों ही केस में हेड ऑफिस को रिसीव हो रहा है गुड्स या फिर स्टॉक रिसीव हो रहा है, ठीक है। और रेमिट कौन कर रहा है, कोई एक ब्रांच कर रहा है, तो फिर उसे क्रेडिट कर देंगे। अच्छा अब देखो, एक होलसेल एंड रिटेल ब्रांच का एक क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन है इसमें बुक्स में, तो ये थोड़ा सा बता देते हैं, देखो इजी है। होलसेल और रिटेल ब्रांच का क्या बात है, देखो ए ब्रांच में बी ऑपरेटेड बोथ अंडर द रिटेल प्रॉफिट बेसिस एज वेल एज अंडर होलसेल। सबको पता है होलसेल में सस्ते में मिलता है, मतलब होलसेल प्राइस कम होगा रिटेल प्राइस से ऑब्वियसली। तो ब्रांच जो है वो होलसेल प्राइस में भी कस्टमर को बेच सकता है और रिटेल प्राइस में भी बेच सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 100, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है 100 और उसका रिटेल प्राइस है 160 और होलसेल प्राइस है 150। जैसे कि मैंने कहा कि रिटेल प्राइस ज्यादा होता है, ये तो तुम लोग को पता ही है, जबकि होलसेल प्राइस जो है वो कम होता है, ठीक है। अच्छा ये देखो, यहाँ पर कॉस्ट जो है वो 100 है, ठीक है, और रिटेल प्राइस जो है वो 160 है और जो होलसेल प्राइस है वो 150 है। तो मुझे ये बताओ कि जब ब्रांच रिटेल प्राइस में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा और अगर होलसेल प्राइस में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, बताओ। अगर किसी को रिटेल प्राइस में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, कॉस्ट को माइनस कर देने से, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देने से पता चल जाएगा। 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, ठीक है 50। अच्छा
अब बोल रहा है अंडर रिटेल प्रॉफिट बेसिस देयर विल बी ए प्रॉफिट ऑफ 60, जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया, अर्नड बाय द ब्रांच को 60 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। बट इफ इट इज सोल्ड अंडर होलसेल बेसिस, अगर वो होलसेल प्राइस में बेच रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी 50, तो प्रॉफिट 50 हो जाएगा। ये हम लोगों ने समझ लिया ये क्या होगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो, इट इज द यूजुअल प्रैक्टिस टू डेबिट ब्रांच विद होलसेल प्रॉफिट बेसिस टू नो द यूजुअल प्रॉफिट मेड बाय द ब्रांच। मतलब क्या बोल रहा है, नॉर्मली जो ब्रांच अकाउंट बनेगा, ये होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट जो टेक्निक है अकाउंटिंग, उसमें नॉर्मली होलसेल प्रॉफिट बेसिस में ही ब्रांच का अकाउंटिंग किया जाता है। होलसेल प्रॉफिट बेसिस में ही ब्रांच का अकाउंटिंग किया जाता है, ताकि जो यूजुअल प्रॉफिट है वो पता चले। ठीक है, यूजुअल प्रॉफिट इसीलिए क्योंकि हेड ऑफिस नॉर्मली क्या करेगा, होलसेल प्राइस में ही बेचेगा। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद गुड्स सेंड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस। मतलब क्या है कि हेड ऑफिस जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा ब्रांच के लिए खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वहां पर सारा का सारा जो अमाउंट है स्टॉक का, वो जो ब्रांच को भेज रहा है पूरा होलसेल प्राइस में रिकॉर्ड करेगा। किस में रिकॉर्ड करेगा, होलसेल प्राइस में। मतलब हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा वो होलसेल प्राइस में करेगा। जब होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट ऑफ ब्रांच हम लोग करेंगे, मतलब अगर ब्रांच दोनों तरह से एक्टिव है, होलसेल प्राइस में भी और रिटेल प्राइस में भी, तब हेड ऑफिस उस अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट कैसे मेंटेन करेगा, होलसेल प्राइस में करेगा। ये है मेन कंसेप्ट, होलसेल प्राइस में करेगा। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है आगे। ये तो हम लोगों ने समझा कि होलसेल प्राइस में रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद बोल रहा है एट द सेम टाइम क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच शुड बी वैल्यूड एज पर होलसेल प्राइस बेसिस। मतलब अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा अगर होलसेल प्राइस दिखा रहा है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास पड़ा हुआ है, हेड ऑफिस से गया वो होलसेल प्राइस है। जो परचेज किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस से, वो भी होलसेल प्राइस में दिखाया जा रहा है। मतलब टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पर तो एक्चुअली परचेज नहीं होगा, बाई जो मतलब सेल तो सेल प्राइस में होगा, और बाई क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा तो वो भी होलसेल प्राइस में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्योंकि होलसेल प्राइस मतलब जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से 150, अब 150 तो एक्चुअली हमारा कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तो 100 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में कर रहे थे, तो हमें स्टॉक का प्रॉफिट को एलिमिनेट करके देखना पड़ेगा कि ट्रू प्रॉफिट कितना हो रहा है। बस इतना सा चीज हमें यहाँ पर करना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया है, समझ जाओगे। देखो, एक्स लिमिटेड हैज ए रिटेल ब्रांच एट पुरी। मतलब एक्स लिमिटेड जो कंपनी है, इनका एक रिटेल ब्रांच जैसे ही बता रहा है ना, तो इसका मतलब ये लोग रिटेल होलसेल दोनों में ही सेल कर सकता है। गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। गुड्स जो सेल किया जाता है वो कॉस्ट के ऊपर 60% प्रॉफिट, यानी कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 60 है, तो बताओ कि सेल प्राइस कितना है। 160 सेल प्राइस। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है द होलसेल प्राइस, ये तो गया नॉर्मल। ठीक है, होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%। होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्लस 40%, यानी प्रॉफिट 40, कॉस्ट 100, तो कितना हो जाएगा, होलसेल में अगर सेल करेगा तो होलसेल प्राइस कितना हो जाएगा, 140। तो ये होलसेल प्राइस और ये रिटेल प्राइस। ठीक है, ये होलसेल प्राइस हो गया और ये रिटेल प्राइस हो गया। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम दिल्ली हेड ऑफिस टू ब्रांच एट पुरी एट होलसेल प्राइस। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर रिटेल ब्रांच होता है तो वो लोग अपना जो स्टॉक है वो कॉस्ट में नहीं भेजते। मतलब एक्चुअली एक्स लिमिटेड तो 100 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन जो पुरी में उन लोग का रिटेल ब्रांच है उसको होलसेल प्राइस में भेजेगा। अगर ये नहीं भी पता था तो हमें पता है, अभी हम लोगों ने इसका कंसेप्ट पढ़ा कि होलसेल प्राइस में भेजेगा, यानी पूरा का पूरा स्टॉक 140 में सेंड करेगा। अब 140 को बेस करके हमें देखना है कि क्या चेंजेस होगा, तो वो 140 बेसिस में सेंड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसर्टेन द प्रॉफिट मेड एट हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर द ईयर 31 मार्च 2013। तो क्या करना है, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अगर इस तरह से अकाउंट मेंटेन हो रहा है, यानी रिटेल ब्रांच वाले कंसेप्ट में। ठीक है, अच्छा, ये तो हम लोगों ने समझा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक
हेड ऑफिस का ये स्टॉक है, ब्रांच का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। परचेज, हेड ऑफिस ने परचेज किया, हेड ऑफिस का स्टॉक लेकिन मार्केट से खरीदा हुआ स्टॉक, मतलब जो बच गया है। परचेज, मार्केट से परचेज किया, ये तो खुद परचेज नहीं करता इसलिए इसका नहीं दिया हुआ। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब देखो गुड्स भेजा है ब्रांच को, ये कौन से प्राइस में है, इनवॉइस लिखा हुआ है, एक्चुअली ये है होलसेल प्राइस, क्योंकि बता दिया है कि होलसेल प्राइस में सेंड किया जाता है। तो यही वाला चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये कौन सा प्राइस है, होलसेल प्राइस है, ठीक है। उसके बाद देखो सेल, ये अपना सेल किया है खुद के कस्टमर को, ये अपने कस्टमर को सेल किया है, ठीक है। अब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये होलसेल प्राइस में आ गया होगा, क्योंकि ब्रांच का पूरा डेटा होलसेल प्राइस में मेंटेन हो रहा है, क्योंकि हेड ऑफिस भेज रहा है और हेड ऑफिस जो भी भेजता है होलसेल प्राइस में भेजता है। एक्सपेंसेस, ये तो पीएल का आइटम है, ये दोनों का दोनों पीएल का आइटम है। बोला है कि सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल प्राइस, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस वाले होलसेल प्राइस में बेचते हैं अपना प्रोडक्ट, ठीक है। 100 में थोड़ी ना बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 140 में ऑन होलसेल बेसिस, एंड दैट एट ब्रांच ओनली टू कस्टमर। अच्छा, सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस एंड दैट एट ब्रांच ओनली टू कस्टमर। अच्छा, और ब्रांच को और कस्टमर को होलसेल प्राइस में, मतलब हेड ऑफिस में अगर डायरेक्टली कोई खरीदने जाता है तो वो भी होलसेल प्राइस में होता है, और अगर वो ब्रांच को भेज रहा है तो भी वो होलसेल प्राइस में भेज रहा है, यही वाला चीज यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है स्टॉक एट हेड ऑफिस इज वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस मतलब जहां पर लोडिंग यानी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हुआ है जहां पर कॉस्ट प्राइस नहीं बताया गया है, जबकि मतलब कोई भी स्टॉक का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो नहीं बताया, हमें पता है होलसेल प्राइस में होगा। अब हमें क्या करना है, ब्रांच एज वेल एज हेड ऑफिस का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखो आगे देख लेते, कुछ है और शायद कुछ नहीं है, नहीं। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस पूरी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल, trading and PL account for the year ended 31st of March 2013। तो यहाँ पर हेड ऑफिस और यहाँ ब्रांच, हेड ऑफिस और ब्रांच, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक किसका है, हेड ऑफिस का है, कितना, 7 लाख। अच्छा, उसके बाद 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स सेंड किया है जो कि इनवॉइस प्राइस में है, कितना, ब्रांच को गुड्स सेंड किया गया है 15,12,000, 15,12,000। अच्छा, टू परचेज 42 लाख, टू परचेज है 42 लाख। अच्छा, बाई सेल्स 42 लाख 84 हेड ऑफिस का है, और ये है 14,40,000। अच्छा, यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में हो जाएगा 16,80 और 2,52, 16,80 और 2,52, 2,52, और ब्रांच ने भेजा है हेड ऑफिस को, तो इसका क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस सेलर हो जाएगा, ठीक है, हेड ऑफिस सेलर हो जाएगा। तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, 15,12,000। जैसे इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन होता है उसी तरह से। अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट,
तो कितना हो रहा है देखना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल हो रहा है 14,40,000 और 2,52,000। तो ये हो जाएगा 16,92,000। 16,92,000 माइनस 15,12,000, तो ये हो गया 1,80,000। 16,92,000। अच्छा, यहाँ पर 42,84 और 15,12 और 16,80। अच्छा, तो ये हो गया 74,76। 74,76,000। 74,76,000 माइनस 42,00,000 माइनस 7,00,000, तो ये हो गया 25,76,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसे ब्रॉड डाउन करेंगे बाई जीपी। 25,76,000 और 1,80,000। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखेंगे। 2 एक्सपेंस था, 80 और 40, 80 एंड 40, 80,000 और 40,000। अच्छा, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक का और ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो होलसेल प्राइस में है, और अगर होलसेल प्राइस में है तो प्रॉफिट ट्रू नहीं दिख रहा है। हेड ऑफिस और ब्रांच, यहाँ पर भी लिखते हैं हेड ऑफिस और ब्रांच। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर है, तो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व इधर लिखना पड़ेगा। तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है? 2,52,000 और 16,80,000। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ऑन ब्रांच स्टॉक और ऑन हेड ऑफिस स्टॉक। तो होलसेल प्राइस क्या था? देखो फिर से एक बार यहाँ पर देखना पड़ेगा कि होलसेल प्राइस में भेजा गया था, ठीक है। तो होलसेल प्राइस हो रहा था 140, तो हमें स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो होलसेल प्राइस 140, प्रॉफिट 40, कॉस्ट कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन होलसेल प्राइस, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू होलसेल में है, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा वैल्यू अवेलेबल है? ये होलसेल प्राइस अवेलेबल है, जैसे कि 2,52,000 ये भी होलसेल प्राइस है, 16,80,000 ये भी होलसेल प्राइस है, और मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। स्टॉक रिजर्व मतलब प्रॉफिट चाहिए। तो 40/140, 40/140 इंटू 2,52,000 एंड 40/140 इंटू 16,80,000। स्टॉक रिजर्व जैसे कैलकुलेट किया जाता है उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, 2,52,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 14, तो 72,000 और 4/14 इंटू 16,840, तो ये हो गया 47,999। मतलब ये कितना आ रहा है? 4,80,000 आ रहा है। 4,80,000 जिस तरह से हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं उसी तरह से किया, 72,000 और 4,80,000। अच्छा, तो 72,000 ये ब्रांच वाला है, और यहाँ पर लिखेंगे 4,80,000। अब दोनों ही हेड ऑफिस पे क्यों लिख रहा है? क्योंकि हेड ऑफिस अपना ट्रू प्रॉफिट निकालेगा, और हेड ऑफिस को पता है कि उसमें कितना स्टॉक रिजर्व है, तो वो स्टॉक रिजर्व क्या करेगा? उसे कैंसिल करेगा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अदरवाइज अगर देखो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो 25,76,000 माइनस 80,000, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जीपी जो है क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है, क्योंकि होलसेल प्राइस में है तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रहा होगा, तो मेरा प्रॉफिट को मुझे सही करना है, तो ये प्रॉफिट मुझे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जो जीपी मेरा गलत आ रहा है, तो लास्ट में आ जाएगा टू जनरल पीएल, ठीक है, जनरल पीएल आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अच्छा, और ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व भी कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 7 लाख। 7 लाख इंटू 40/140, तो 7 लाख इंटू 40 डिवाइडेड बाई 140, तो 2 लाख यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख।
अच्छा, अब ये टोटल करेंगे 2 लाख प्लस 25 लाख 76, 27 लाख 76,000 माइनस 72,000 7 लाख 20,000 नहीं 72,000 माइनस 4 लाख 80,000। अच्छा 76,000 माइनस 72,000 माइनस 4 लाख 80,000, तो ये आ रहा है, और ये 80,000 भी था उधर एक्सपेंस, तो 21 लाख 44,000 ये सारा माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग 80,000। अच्छा यहाँ पर टोटल 27,76,000। अच्छा, और इस इधर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 1,80,000। अच्छा 1,80,000 और इधर माइनस हो जाएगा 40, तो 1,80,000 माइनस 40 तो 1,40,000, 1,40,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,80,000 टोटल। तो प्रॉफिट इतना आ गया 21। गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो भी होलसेल पे था, उसको क्यों नहीं किया यहाँ पे? गुड्स सेंड टू जो ब्रांच था वो भी होलसेल पे था, उसको अच्छा एक मिनट, गुड्स सेंड टू ब्रांच, हाँ उसका भी ले लेते हैं, उसका भी लोगे तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो भी सेम आंसर आएगा, उसका ले सकते हैं। ठीक है, ये जो 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच है ना, इसका भी ले सकते हो, 15,12,000, तो दोनों साइड आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 15,12,000। ये जो है ये बोथ साइड आ जाएगा, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये ब्रांच का है 15,12,000, तो इसमें कितना हो जाएगा 15,12,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 140, ये 4,32,000 आ जाएगा। तो 4,32,000 ये डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट मतलब इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो मुझ सेम हो जाएगा शायद 4,32,000। देखते हैं, अगर 4,32,000 आया मेरा, ये है डेबिट साइड वाला जो है वो क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड वाला जो है, तो 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच का अगर लेते हैं तो 4,32,000, और इधर आ जाएगा बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 4,32,000। देखते हैं सही इक्वल आता है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा ऐड कर लेते हैं, 27,76,000 प्लस 4,32,000 इक्वल ही आएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 72,000 माइनस उधर 80,000 माइनस हो जाएगा 4,80,000 और माइनस हो जाएगा 4,32,000, तो वही आएगा। ठीक है, इसीलिए नहीं किए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर नहीं किया हुआ है, हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, टू गुड्स एंड टू ब्रांच इसका भी अगर करेंगे तो ये सेम ही होगा, क्योंकि दोनों में 4,32 हो रहा है ना, एक बार डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड भी है, तो डेबिट का एलिमिनेशन क्रेडिट साइड, क्रेडिट का एलिमिनेशन डेबिट साइड होगा, तो दोनों में 4,32। अगर ये पॉइंट लिखेंगे तो हमारा ये टोटल जो है, ये टोटल जो है ये चेंज हो जाएगा, फिर माइनस करके यही आएगा, तो हाँ टोटल चेंज हो जाएगा। समझ गया मैम, अगर नहीं भी लिखे तो वो चलेगा, हाँ मतलब नहीं दोनों भी, साइड ही है तो हाँ दोनों साइड वही सेम, पूछ रहे थे। हाँ ठीक है, दोनों साइड है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो होलसेल में होने से हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो लेकिन ब्रांच के साइड बिल्कुल नहीं जाएगा, ये देखो ब्रांच के साइड नहीं जा रहा है, सारा का सारा एलिमिनेशन जो है वो हेड ऑफिस के साइड होगा, वही चीज यहाँ पर मेन है, सारा का सारा एलिमिनेशन जो है हेड ऑफिस के साइड में होगा। सेल साइड हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस एंड दैट एट ब्रांच ओनली टू कस्टमर, मतलब यहाँ पर हेड ऑफिस ये चाहता है कि कस्टमर और ब्रांच को बेच के एक्चुअली उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो हेड ऑफिस जो है वो कस्टमर को भी होलसेल प्राइस में बेचता है और ब्रांच को भी होलसेल प्राइस में बेचता है, तो वो ये पता करने का कोशिश कर रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना है, यही वाला कंसेप्ट होता है यहाँ पर। तो अगर स्टॉक रिजर्व है तो उसे आउट करेगा, क्योंकि ब्रांच तो उसका आउटसाइडर कस्टमर नहीं है, इसीलिए स्टॉक का प्रॉफिट जो है उसे एलिमिनेट करेगा।
ओके। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इसका इनकॉर्पोरेशन। পিডিএফ হ্যাঁ বলো, কেটে কেটে গেল কথাটা। পিডিএফ আছে পিডিএফ হ্যাঁ আমি পিডিএফটা দিয়ে দেবো, এই কোয়েশ্চেনের পিডিএফ গুলো বলছো তো? ইয়েস ম্যাম ইয়েস ম্যাম হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি, বাকিগুলো দিয়েছি তো তোমাকে। হ্যাঁ ওগুলো পেয়েছি হ্যাঁ এগুলো ভিডিওতে পেয়েছি লিংকে পেয়েছি আচ্ছা, না এমনি তো তোমাকে দিয়েছি তো, আমি ক্লাসের সাথে সাথে দিইনি, যদি দিইনি তাহলে দিয়ে হ্যাঁ দেবো। হ্যাঁ ডিপার্টমেন্টের পিডিএফ পেয়েছি আর এই ভিডিও গুলো পেয়েছি তাই বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিওগুলো তো আমি মনে করে করে দিয়েছি, পিডিএফ যদি কোনোটা বাকি রয়ে গেছে আমি দিয়ে দেবো। এই তো এখনই দিয়ে দিলাম তোমাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর হোলসেল ব্রাঞ্চেরটা। ওকে ম্যাম ঠিক আছে, ঠিক আছে। ম্যাম বলছি হায়ার পারচেসটা কোনটা এটা কি অ্যাকাউন্টস এর হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা অ্যাকাউন্টসের। ও ওটা বাকি আছে আমার ওটা করতে হবে আপনি করে নিন হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আমি তোমাকে দিয়েছি, দেখো তো যে পুরোনো ভিডিও হ্যাঁ ছিল হ্যাঁ ওটা দিলে। ইউটিউবে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা দেখে নিও একটু, ওখান থেকেও আসছে তোমাদের। ইয়েস ম্যাম ঠিক আছে, बाय मैम। আচ্ছা বাই। বাই ম্যাম আচ্ছা বাই।